this computer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माय नेम इज़ डॉक्टर कामरान शेख और आज हम जो है वो पार्ट 3 कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ पंजाब, उसमें उसका हम पार्ट 3 करते हैं. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू द पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी. एक साहब ने मुझसे रब्ता किया. मैं ज़ाहिर है कि मैं बैरून मुल्क बैठा हूँ और मुझे ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता कि इस वक्त क्या है. तो एक साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पंजाब मेंटल हेल्थ अथॉरिटी का क़याम अभी तक अमल में नहीं लाया गया और अभी कोशिशें जारी हैं. तो मुसव्वदा है, कानून है, लेकिन अभी तक वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जिसके हमने अगराज़ व मक़ासिद पे बात की थी वो अभी तक नहीं बनी. इंशाल्लाह कि कभी ना कभी बन ही जाएगी. तो अब जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स द स्टैट्यूटरी लॉ. और एहसन, यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी और यू कैन आस्क मी. ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ पे जो है वो आज हम बात करेंगे. और इसमें यह है कि तो स्टैट्यूटरी लॉ के मरीज़ का इलाज कैसे करना है और इसमें व्हाट थिंग्स विल बी लीगल एंड व्हाट थिंग्स विल नॉट बी लीगल. तो इन सारी चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं. और इसमें है कि केयर इन द कम्युनिटी. तो सबसे पहले यह है कि कम्युनिटी बेस्ड केयर प्रोवाइड की जाएगी. अब चूँकि इसमें अभी तक अथॉरिटी बनी ही नहीं है तो वो इसमें जो केयर प्रोविज़न का जो मसला आएगा उसमें अभी कुछ फिर थोड़ा सा डिले होगा कि आप ये नहीं कह सकते कि इट्स रेडी. लेकिन कम्युनिटी प्रोविज़न का, केयर प्रोविज़न का जो है ज़िम्मेदारी, वो भी मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की होती है. उसके बाद हमने लास्ट टाइम बात की थी थोड़ी सी, केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस. फिर यह है कि वॉलंटरी, एक तो केयर इन द कम्युनिटी. तो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी या मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस आपको कहता है कि जो आपके पेशेंट्स हैं जो कि कम्युनिटी में हैं, आउट पेशेंट्स में हैं, वो भी आपकी ज़िम्मेदारी हैं. तो ऐसा नहीं है कि जी आपने मरीज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो फैमिली को दे दी है तो आपकी ज़िम्मेदारी, आप बिल्कुल ओहदा बरा हो गए. ऐसा नहीं. बेसिकली आपको अपने मरीज़ों की फ़िक्र होनी चाहिए. थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो थोड़ी सी आपको फ़िक्र होनी चाहिए थी. यार, मेरा एक मरीज़ है, 4 महीने पहले आया था, अब उसके मैंने लिथियम टेस्ट होने वाले हैं, उसने करवाए नहीं अब तक. एटलीस्ट ये कि आपके अंदर जिम्मेदारी ज़रूर हो. अब हो सकता है पाकिस्तान में जो माहौल है कि प्राइवेट से प्राइवेट, प्राइवेट से प्राइवेट चलता जा रहा है, वो हो सकता है किसी और के पास चला गया हो. दैट्स फाइन. लेकिन आपके जहन में ज़रूर होना चाहिए अपने जो आपके रेगुलर पेशेंट्स हैं कि वो उनको कोशिश करें कि उनको याद रखें, उनके रिकॉर्ड्स रखें. अगर हो सकता है, अगर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं तो वो रखें, वरना पेपर फाइल बना लें. एटलीस्ट प्राइवेट क्लिनिक में एक पेपर फाइल बना लें जिसमें आपके जो रिकरिंग पेशेंट्स हैं उनका आपको पता हो. इसी तरह केयर इन द कम्युनिटी में आएगा कि अगर आप आउट पेशेंट्स हैं तो आप पेशेंट को अपनी फ़ाइल मेंटेन करने का कहें, ताकि जब भी वो आए तो अपनी पूरी हिस्ट्री के साथ आए, एक कंटिन्यूटी ऑफ केयर हो. तो ये मेंटल हेल्थ एक्ट या मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस इस पे जोर देता है कि कुछ ना कुछ तो हो ना, कि आप लोग यू आर ट्राइंग कि जी अपने पेशेंट्स को आप उस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं. चाहे उसमें कम्युनिटी शैल इंक्लूड फैमिली, होम, वर्क प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अदर प्लेसेस जहाँ भी आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है जी केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन एन इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस. So any person who seeks himself, who himself seeks or is brought by a relative or is referred by an RMP, by an authority of forensic psychiatrist, shall be examined by a psychiatrist or a medical officer nominated by him,
who shall record his findings in writing and decides whether the patient on an outpatient basis or otherwise। यानी जब भी आपके पास एक हॉस्पिटल में मरीज आया तो या तो आपने उसको आउट पेशेंट्स पे ट्रीट करना है या आपने उसको वॉलंटरी एडमिशन करना है। तो वॉलंटरी एडमिशन में आइडियली मरीज को खुद एक फॉर्म साइन करना चाहिए। ये यूके आयरलैंड में भी हर जगह पे ये फॉर्म नहीं होते। आमतौर पे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट काफ़ी होता है। मरीज़ ने कह दिया कि मैं दाखिल हो रहा हूँ, आपने मान लिया, दैट्स इनफ। लेकिन अगर वो वॉलंटरी फॉर्म साइन कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा सिस्टम आप अपने हॉस्पिटल में, आपके पास फॉर्म तो होते हैं, उस फॉर्म पे सबसे पहले मरीज़ के अपने दस्तखत करवाएं। और अगर मरीज़ नहीं दस्तखत करता तो फिर आप उसके रिलेटिव के दस्तखत करवाएं उसको इनवॉलंटरीली डिटेन करने के लिए। तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि वॉलंटरी पेशेंट जो एक एडमिट हुआ है और एक इनवॉलंटरी हुआ है, पाकिस्तान में इसकी तखसीस नहीं है लेकिन होनी चाहिए, जो पेशेंट खुद दस्तखत करके या खुद अपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट से, ज़बान से उसने कह दिया कि जी मैं दाखिल होना चाहता हूँ, तो उसको आपने दाखिल कर लिया है और ही इज़ योर वॉलंटरी पेशेंट नाउ। तो उसका फिर आप इलाज शुरू कर देते हैं उसकी अपनी मर्जी से। अब जो दूसरी किस्म होती है मरीज़ की, वो इनवॉलंटरी पेशेंट होता है। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं पाकिस्तान में काम करता था तो जो हमारा जिना हॉस्पिटल का वार्ड था, उसमें एक फॉर्म हम मरीज़ के लवाहिकीन से लिखवाया करते थे कि मैं अपने जो है अपना रिश्तेदार, उसको मैं यहाँ पे दाखिल करने की इजाज़त देता हूँ और इस बात का भी पाबंद हूँ कि हमेशा एक वक्त एक ना एक फ़र्द जो है वो मरीज़ के साथ एज अटेंडेंट गुजारेगा 24 घंटे। तो ये एक फॉर्म होता है। ये अब बेसिकली आपने एक फॉर्म मरीज़ से करवाया, उसी के ऊपर मरीज़ से साइन करवाया, उसी पे आपने लवाहिकीन से भी करवा लिया उसी फॉर्म पे कि वो भी इस बात के पाबंद हैं। अगर मरीज़ साइन नहीं करता, ओनली लवाहिकीन करते हैं, तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये इनवॉलंटरी है। या फिर अगर स्टेट लेके आई है, पुलिस लेके आई है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, उसके साथ लवाहिकीन है ही नहीं, तो फिर इन दैट केस ये है कि फिर वो जो है वो उसमें ज़िम्मेदारी फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की होगी कि वो उसको ट्रीट करेंगे ऑन एन इनवॉलंटरी बेसिस। सबसे पहले वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का जो है डिस्टिंक्शन करना ये सीखिए। उसके बाद जी आ जाता है कि जी एनी पर्सन ऑन विड्रॉल ऑफ हिज कंसेंट मे बी डिस्चार्ज्ड इन अकॉर्डेंस टू द विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस। अच्छा, एक मरीज़ ने, आपने बहुत देखा होगा अपने वार्डों में कि जी डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, DOR, लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, विच इज़ नॉट आइडियल। लामा को आप लोग डामा से बदलने की कोशिश करें, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा में ये कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस आप उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे, तो डिस्चार्ज में आप उसको वही लामा की जगह अगर आप डामा लिख देना, यहाँ पे यूके आयरलैंड में डामा यूज़ होता है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो आप उसको एक डिस्चार्ज स्लिप पकड़ाएं, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं DAMA, लेकिन कुछ ना कुछ दें उसको, और नोट्स में लिख दें कि जी ही लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ही टुक हिज ओन डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो कोई भी अगर आता है मरीज़ जो कि अपना डिस्चार्ज लेना चाहता है, तो अपना डिस्चार्ज वो ले सकता है। तो वेलकम। तो मैं यही बता रहा था, अभी शुरू ही हमने किया था कि पहला जो है वो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि अभी बननी है, जो अभी बनी नहीं है, लेकिन बहरहाल मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस तो मौजूद है, तो वो हमें कहता है कि आप आउट पेशेंट्स पे जो भी आप जिसको ट्रीट कर रहे हैं, जिस भी शख्स को, उसको आप कंटिन्यूटी ऑफ केयर के लिए हमें चाहिए कि आप उनके नोट्स अगर अपने पास रख सकें। अगर अपने पास ना हो तो मरीज़ को या उसके लवाहिकीन को इनकरेज करें, फोर्स नहीं करना। अगर वो एक सिंपल पर्ची पे आता है, आपने ट्रीट करना है, लेकिन अगर आप उसको कह देते हैं कि अगर आप कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना ही भी होता है तो कोई बात नहीं, वो अपने
पूरी फाइल जो लेके आए मरीज़, वो एक ज़्यादा अच्छी बात है। आपको पता होगा कि जी वो उसके पहले क्या क्या ट्रीट होता रहा, किस किस ट्रीटमेंट पे रहा है। तो आप मरीज़ों को इनक्रेज करें कि जी अपनी फ़ाइल बनाएं और वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर रहे। दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये है कि जी केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनवॉलंटरी और लाइक वॉलंटरी और इनफॉर्मल बेसिस। तो इनफॉर्मल बेसिस पे ये है कि जी वॉलंटरी बेसिस पे कि दो तरह के मरीज़ होते हैं, एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। तो जो वॉलंटरी होगा, इसको आपने जो है उसका तखस्सुस करना, इसकी तखसीस करना आप सीखिए, डिस्टिंक्शन करिए, इसको डिस्टिंक्ट करिए, डिस्टिंग्विश करें कि जी कौन सा मरीज़ वॉलंटरी है, कौन सा इनवॉलंटरी है। तो आपके चार्ट्स पे लिखा होना चाहिए कि ये वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है। तो जो वॉलंटरी हो गए, जो आप मरीज़ से साइन करवाते हैं सिम्स में या जिना में, और आप उसको कहते हैं कि जी ये मरीज़ जो एक आया है, ये अपनी मर्ज़ी से आया है, तो आइडियली, नॉट नेसेसरीली, नेसेसरी कहीं भी नहीं है, आइडियली है, अस्पताल की अपनी पॉलिसी होती है, सिम्स की अपनी हो सकती है, जिना की अपनी हो सकती है, या तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे एडमिट होगा, या फिर वो एक दस्तखत करके आएगा और वो यानी वो एक रिटन कंसेंट के ज़रिए वो एडमिट होगा। तो एडमिट जब आपने करना है, तो या तो उससे पूछना है कि तुम्हारी रजामंदी है यहाँ पे दाखिल होने में, और या उसकी रजामंदी नहीं है। जिसकी रजामंदी होगी, चाहे वो ज़ुबान से कह दे, चाहे वो लिख के दे दे, और आइडियली लिख के कहे। आप लोगों के पास फॉर्म तो हैं, तो उस पर मरीज़ के भी दस्तखत करवाया करें आइडियली, कि जी मैं यहाँ पे दाखिल होने के लिए पाबंद हूँ, मैं यहाँ पे दाखिल होना चाहता हूँ। अगर वो नहीं करता, तो कर दें उसमें ही, उसी फॉर्म में लिख दें कि जी पेशेंट रिफ्यूज। जो आपके पास फॉर्म हैं ऑलरेडी, उसी पे मरीज़ के दस्तखत करवा लिया करें। नहीं करे तो कह दें कि जी पेशेंट रिफ्यूज। फिर उसके बाद जो इनवॉलंटरी होगा, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो उसके बिहाफ पे फिर साइन कर देंगे। फिर उसका स्टेटस होगा इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी में फिर आपका जो एब्सकॉन्शन रिस्क है वो ज़्यादा हो जाएगा कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा। एब्सकॉन्ड की टर्म हम यूज़ करते हैं ना, इसमें साइकाइट्री में, पाकिस्तान में भी यूज़ होती है ना एब्सकॉन्ड, आई थिंक। इसको भाग जाना, एस्केप करना, बेशक आप लिख के बता दें, जैसे मर्जी बता दें, ठीक है ना। तो एब्सकॉन्शन मीन्स के भागना, तो उसका जो एब्सकॉन्शन का रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा जो इनवॉलंटरली डिटेन्ड होगा, और जो वॉलंटरी होगा उसका ज़रा कम होगा। जो वॉलंटरी पेशेंट होगा, वो आपकी दवाई आराम से ले लेगा। जो डिप्रेशन के लिए आया है, वो हो सकता है वॉलंटरी हो। जो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए आया है, मे बी कि वो वॉलंटरी हो, मे बी कि इनवॉलंटरी हो, उसकी इंसाइट हो या ना हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस चीज़ को डिस्टिंक्ट करना सीखें कि जी कौन सा पेशेंट वॉलंटरी है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और कौन सा पेशेंट इनवॉलंटरी है। अच्छा, उसके बाद जो डिटेन का लफ्ज़ आता है ना, दैट डिटेंशन, ये इट इज़ अंडरस्टूड कि 99.9% डिटेंशन का लफ्ज़ इनवॉलंटरी के लिए ही यूज़ होता है। अब आपने एक मरीज़ को जिसने फॉर्म पे साइन नहीं किए या वर्बली नहीं कहा कि मैं दाखिल होना चाहता हूँ, पहली बात तो यह है कि इसमें लिखा है कि एनी सच पर्सन ऑन विड्रॉल ऑफ देयर कंसेंट मे बी डिस्चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। तो मरीज़ अपना कंसेंट किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकता है, वॉलंटरी पेशेंट। अब जब उसने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, तो अब आप इसको देखेंगे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत कि आपने उसको जाने देना है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करना है, लामा करना है, और डामा इज बेटर देन लामा। डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस विद अ डिस्चार्ज स्लिप इज बेटर देन लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगर वो वैसे ही चला गया है तो आपको पता ही नहीं, फिर आप लामा लिखेंगे। अगर वो वहाँ पे मौजूद है और आप, वो कह रहा है कि मैंने जाना है, और आप नहीं उसको रोक सकते, कोई रिस्क भी नहीं है, तो फिर आप डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करें, उसको एक डिस्चार्ज स्लिप दे दें और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं DAMA। तो दैट इज़ बेटर। तो कोई भी मरीज़ अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर मरीज़
चलें अब थोड़ी सी एक वर्कशॉप करते हैं कि अगर एक मरीज़ कहता है कि जी उसको मॉडरेट डिप्रेशन हुआ था, सुइसाइडल आइडियाज़ नहीं थे, वो आया है आके तो एक हफ्ते के बाद कहता है कि जी मेरा जो डिप्रेशन है थोड़ा सा बेहतर हुआ है, अब मैं जा रहा हूँ। तो आप कहते हैं नहीं यार अभी तो इसको एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत है, लेकिन ना उसमें कोई सुइसाइडल रिस्क है ना कुछ और है, और उसके जो मरीज के बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो भी कह रहे हैं कि जी बस हम इसको घर पे ट्रीट कर लेंगे। तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी? आप उसको जाने देंगे? वो उसने अपना कंसर्ट विड्रॉ कर लिया, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे? सर जाने देंगे। जाने देंगे ना, ठीक है ना। तो ये उसमें आप उसको, यस सर, बाउंड है कि जाने देंगे। हाँ, बेसिकली आप डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, DOR। लेकिन ठीक है, डॉक्यूमेंट करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन आपकी हमेशा 100% होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आप कर देंगे। अच्छा, अब एक और मरीज़ है कि जी उसमें जो है वो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो आया था सुइसाइडल अटेम्प्ट के साथ, और दरिया में उसने दरियाए रावी में छलांग लगाई थी, और वो भी जुलाई अगस्त के महीने में जब बिल्कुल जोबन पे होता है दरिया। अब उस पे वो आ गया है जी आपके पास, उसको पहले उसके निमोनिया को ट्रीट किया है। अब वो तकरीबन 2 दिन आपके पास रहा है, वो कहता है मुझे कोई सुसाइडल आइडियाज़ नहीं है। फैमिली थोड़ी सी कंसर्न है, वो कहती है कि नहीं, हमारे ख्याल में इसको होना चाहिए। वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं चंगा भला हूँ, मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। फैमिली में से भी एक आधा बंदा कर लेता है। आपको ये पता है कि जी वो जो है वो जाके शराब भी पिएगा, और शराब पी के तो वो फिर दोबारा से वर्स हो सकता है। आप उसका क्या करेंगे? DOR करेंगे, क्या करेंगे? रिस्क आपको हैं कि वो दोबारा कर सकता है, अभी उसने नहीं करना। और आपको ज़्यादा ज़्यादा ये है कि अगर उसने जाके शराब पी ली तो फिर वो ज़्यादा सुइसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है दोबारा। आप इसको क्या करेंगे? डिटेन करेंगे या DOR करेंगे या डामा करेंगे? सर पहले तो हम पेशेंट से नेगोशिएट करने की ट्राई करेंगे और बिल्कुल कन्विंस सही है, करने की ट्राई करेंगे बिल्कुल कि सही उनके है, लिए क्या बेहतर है। वो अपने लिए खुद डिसीजन मेक कर सकें। उनको एक्सप्लेन करेंगे कि बिल्कुल उनके सही। साथ कितना रिस्क है, और उनकी डिटेल पर्सनालिटी असेसमेंट करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि इम्पल्सिविटी इतनी ज्यादा है, प्रीवियसली सब्सटेंस मिसयूज की हिस्ट्री है, बिल्कुल तो सही। हम एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो नहीं कंसेंट करते तो इस चीज की डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे कि हमने ये नोटिफाई किया है, इस पेशेंट को जरूरत है और ये रहना चाहिए। हाँ एवर ये रिफ्यूज कर रहे हैं, और अगर उनकी कॉम्पिटेंसी ठीक है तो फिर तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं ठीक और फैमिली भी हमें कंसेंट करती है कि नहीं इन्हें रखें, तो फिर हम उन्हें रख देंगे। सही है, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं इस मरीज में। एक तो ये है कि डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करेंगे, क्योंकि अब आप इसको DOR नहीं कर सकते, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आप इसको डामा करेंगे, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि भाई वो अब इसमें सुइसाइडल इस वक्त रिस्क नहीं नज़र आ रहा। फैमिली भी हाफ वे सेटिस्फाइड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं शो कर रही। और शराब पीता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है भाई, हम उसको शराब पीने से तो नहीं रोक सकते। तो फिर आप उसको डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करेंगे ऐसे मरीज को। या एक हम इसी तरह अगर एक कैनबिस लेके आया, साइकोसिस उसका रिकवर हो गया है, और वो फिर कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ, और तो आप उसको डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कर सकते हैं। अब एक स्किट्सोफ्रेनिक आया या ड्रग इंड्यूस साइकोसिस आया, थर्ड पेशेंट है, अब इसको आपने डिटेन किया है सिम्स में, और डिटेन करने के बाद जो है ये बंदा कहता है कि जी अभी इसमें जो है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही हैं विद अ डेरोगेटरी कंटेंट, पैरानॉइड कंटेंट, जो कि उसके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग है। और वो इतनी डिस्ट्रेसिंग हो जाती हैं कि वो अपने आप को मारने की सोचता है। बाज़ों का तो उसको कमांड हेलुसिनेशंस भी आती हैं। आपने उसको, वो आया था वॉलंट्री,
वॉलंटरी बेसिस पे आया, एक हफ्ता वो रहा है, अब वो कहता है कि जी मैंने जाना है, और उसकी सारी हेलुसिनेशन सब कुछ अपने बिल्कुल जोबन पे है, तो अब आप उसको क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी? अनम्यूट करके बताइए काइंडली। सर डिटेन करेंगे। डिटेन करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसका जो, अब अगरचे वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, अब आपको उसको डिटेन करना पड़ेगा, ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट को। तो तो ये बेसिकली होता है कि जी डिटेंशन में, कि जी आपने दो ही होती हैं सूरतें, या तो वॉलंटरी होगा या इनवॉलंटरी होगा, तो इसको डिस्टिंग्विश करना सीखें, और मरीज से एक एज अ गुड हैबिट एटलीस्ट इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लें। उससे तो आपको कोई भी वार्ड की पॉलिसी नहीं रोकेगी, और वो तो आप करते हैं। तो और अगर आइडियली अगर आपके एचओडी इजाज़त देते हैं, या अल्लाह करे कि आप लोग खुद एचओडी बन जाते हैं, तो इस बात को करें कि वही जो फॉर्म जिस पे लवाहिकीन से साइन करवाते हैं, उस पे मरीज़ से भी साइन करवा लें कि जी मैं वॉलंटरी रहना चाहता हूँ। और उसके बाद अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी कैटेगरी की तरफ कि जी डिटेन जिसको करना है, तो फॉर द पीरियड ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पेशेंट, नेमली एडमिशन फॉर असेसमेंट, ठीक है, एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जो यूके में होता है ना, मैं ज़ाहिर आपको यूके से कंपेयर करके बताऊंगा कि इनसे एडमिशन फॉर असेसमेंट से क्या मुराद है। जो पहले 3 हफ्ते होते हैं ना, उसमें आपका डायग्नोसिस पूरा नहीं बना होता। अब एक मरीज आया है, उसको हेलुसिनेशंस आ रही हैं, अब आप उसने अभी 2 हफ्ते पहले ही कैनबिस भी यूज़ की थी, अब आप उसका क्या फाइनल डायग्नोसिस बनाएंगे? आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे डॉक्टर बेनजी? सर ड्रग इंड्यूस सबसे पहले। और ड्रग इंड्यूस सर साइकोसिस हो गया, जी। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है? सर अगर तो ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया है और उसके बाद भी परसिस्टेंटली साइकोटिक बिल्कुल, सिम्टम्स रहते हैं, तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया सेल्फ भी हो स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी अभी कैनबिस लेके आया और अभी उसको हेलुसिनेशंस आ रही हैं पिछले 24 घंटे से, फिर आपका क्या उसका है डायग्नोसिस? सर वही चौब मेंटल एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस ड्यू टू सब्सटेंस मिसयूज बिल्कुल, डिसऑर्डर। ठीक है, तो सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन मोस्ट लाइकली। अभी आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस चल, और एक और है बेटा, अगर आप 2 हफ्ते के लिए देखते हैं कि 2 हफ्ते के लिए से कम सिम्टम्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ICD-10, फिर आपका क्या होगा? ड्रग्स, चले उसने महीना पहले ली थी कैनाबिस, तो वो तो निकल गई है, लेकिन अभी उसको सिम्टम्स जो हैं वो 2 हफ्ते से आ रहे हैं, तो और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या जाएगी चीज़, अगर 2 हफ्ते से सर कम एक्यूट एंड ट्रांजिएंट। बिल्कुल, एक्यूट साइकोटिक एपिसोड, ठीक है ना, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द DSM-4, और ICD-10 में एक्यूट साइकोटिक एपिसोड उसको कहेंगे। तो या ICD-10 में भी वही होगा, आई डोंट नो, लेकिन बेसिकली एक्यूट साइकोसिस, एक्यूट साइकोटिक एपिसोड और डिसऑर्डर। तो जब मरीज आता है ना, पहले ये कुछ चैट कुछ लग रहा है जैसे एक नई आई है, हु कैन लेट ऑनसेट ड्रग इंड्यूस्ड इफेक्ट्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो अब जो पहले जो 3 हफ्ते होते हैं ना मरीज के, उसमें आपकी असेसमेंट चल रही है, अभी मरीज भी नया है, तो उसको आप कहते हैं एडमिशन फॉर असेसमेंट, पहले 4 हफ्ते के अंदर अंदर। अब आप उसको 4 हफ्ते के बाद, दैट्स व्हाट हैपेंड इन द यूके, यहाँ पे पहले 3 हफ्ते होता है, आयरलैंड में, इंग्लैंड में पहले 4 हफ्ते होता है, तो इसको कहते हैं एडमिशन फॉर असेसमेंट। अच्छा, एक बंदा जो है वो आया है, अब उसका आपने जब 4 हफ्ते के बाद दोबारा आपने उसको
जो भी इसमें ड्यूरेशन लिखी हुई है वो आगे आ जाएगी। 28 डेज आई थिंक लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो 28 डेज से पहले पहले जो है वो जितना भी है वो एडमिशन फॉर असेसमेंट है। उसके बाद जब आप 28 डेज से बढ़ाएंगे तो वो एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि वही मरीज़ दोबारा आता है तकरीबन 2 महीने के बाद। अभी आपके पास वो 2 महीने रह के गया है, 2 महीने डिस्चार्ज लेता है, दवाइयाँ बंद कर देता है, 2 महीने बाद दोबारा आ जाता है, फिर आप उसको क्या कहेंगे? फिर आप कौन सी कैटेगरी में इसको एडमिट करेंगे? एडमिशन फॉर असेसमेंट या एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट? वही मरीज है, आपने क्या करेंगे डायग्नोज ना कर फिर। लिया है कि जी वो स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज कर दिया है। कैनाबिस वो बहुत कम कम लेता है, कभी ले लेता है कभी नहीं, बहुत इनकonsistent उसका यूज़ है कैनाबिस का। और बेसिकली सिम्टम्स उसके रहते हैं, वो रिस्पेक्टिव कि वो कैनाबिस ले या ना ले। आपने उसको 2-3 महीने रखा है, उसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता गए हैं, अब आपने उसको डिस्चार्ज किया है, अब आपने दोबारा उसको एडमिट किया है, तो अब आप कौन सी कैटेगरी में 1 पे करेंगे या 2 पे एडमिट करेंगे? 9(1) या 9(2)? ये सेक्शन हो जाएगा ना बेसिकली। अभी आप सेक्शन कर रहे हैं, सेक्शन 9(1) होगा या सेक्शन 9(2) होगा, बताएं जी। सर, क्योंकि अगर पेशेंट चले गए हैं और मेरे ख्याल में अगर वो दोबारा आए हैं, उनकी दोबारा से असेसमेंट करनी पड़ेगी, काफी अरसे बाद अगर आए हैं वो, 1-2 बिल्कुल महीने सही। बाद। अगर वो तो 2 साल उसका के जो बाद आ डिस्चार्ज। रहा है तो दोबारा असेसमेंट होगी। लेकिन अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, फिर तो आपको पता है कि जी वो स्किज़ोफ्रेनिया आपका डायग्नोज हो चुका है, तो आप दोबारा उसको 9(2) के अंडर एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्किज़ोफ्रेनिक है, आपके पास 10 दफ़ा दाखिल हो चुका है। चले अब मुझे बताएं, मज़ीद क्लियर करता हूँ। आपके लाजमन आपके रिवॉल्विंग सर्कल पेशेंट्स होंगे सिम्स में, जो कि हर जो है वो साल में एक एडमिशन लाजमी होता होगा उनका। तो वो उसको आप किस कैटेगरी में दाखिल करेंगे? 292 ही हुआ ना, क्योंकि वो तो डायग्नोज्ड है, ऑलरेडी बिल्कुल, नोन है उनका डायग्नोज। बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी बेटा। पेशेंट की मेंटल स्टेट एक जैसी नहीं रहती, ठीक है। कुछ पेशेंट्स अगर फॉर एग्जांपल उन्हें डायग्नोज अगर स्किज़ोफ्रेनिया भी है और उनका डायग्नोसिस चेंज हो जाता है, अगर उनकी लाइफ में कोई एडवर्स सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो फिर भी वो 91 नहीं बनेगा, क्योंकि हमें उनकी रीअसेसमेंट की जरूरत है ना। एवरी मेंटल स्टेट इज डिफरेंट। बात सही है आपकी। अगर तो वो नॉन स्किज़ोफ्रेनिक है, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ आ रहा है और विद इन अ ईयर आ रहा है, यहाँ पे कट ऑफ जो है ना विद इन अ ईयर कहते हैं इंग्लैंड और आयरलैंड में, स्पेशली यूके में, कि अगर विद इन अ ईयर आ रहा है तो वो आप उसको सेक्शन 3 पे, यानी सेक्शन 3 से मुराद है 9(2) पे आप उसको एडमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो साल के बाद आता है तो यहाँ पे ये उन्होंने कट ऑफ रखा हुआ है। एक मरीज़ है जो कि उसका लास्ट एडमिशन 2 साल पहले था, 1.5 साल पहले था, अब वो आता है तो उसको आप सेक्शन 9(1) पे एडमिट करेंगे, अगरचे वो नॉन स्किज़ोफ्रेनिक है, लेकिन आप उसको एडमिशन फॉर असेसमेंट करेंगे। या फिर दूसरी बात यह कि अगर आपने जिस तरह फरमाया कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत चेंज हो गई है, तब भी यू हैव द क्लॉज, और आपके पास ऑप्शन है कि जी आप सेक्शन जो है वो 9(1) भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो टसल चलती है यूके में, जो आपके सोशल वर्कर्स होते हैं ना, उन्होंने बेसिकली उनकी ये डिस्क्रेशन होती है कि उन्होंने यहाँ के मुताबिक यानी सेक्शन 9(1) या 9(2) यूज़ करना है, यानी सेक्शन 2 या 3 यूज़ करना है। तो वो फिर आमतौर पे उनकी कोशिश होती है सोशल वर्कर्स की कि एडमिशन फॉर असेसमेंट हो। और जो डॉक्टर्स हैं वो, क्योंकि ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि उनको फिर 4 हफ्ते के बाद रिन्यूअल ना करना पड़े। तो ये थोड़ी सी इसमें पॉलिटिक्स चलती है। अच्छा, अ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया जी। उसके बाद एक अर्जेंट एडमिशन है। अर्जेंट एडमिशन बेसिकली यूके में इसकी क्लॉज नहीं है। अर्जेंट एडमिशन होगा तो वो या 9(1) के तहत होगा या 9(2) के तहत। लेकिन यहाँ पे जो है अर्जेंट एडमिशन, वो यहाँ पे अर्जेंट एडमिशन से मुराद ये होगी कि
एक बंदा, एक ख़ानदान वाले लेके आए हैं और इनवॉलंटरी लेके आए हैं, और वो इसलिए लेके आए कि वो पिछले 4 हफ्ते से बहुत कम खा पी रहा है, आवाज़ें भी आ रही हैं, वो गुजारा कर रहे थे, अब उनके बस से बाहर हो गया। तो अब ये उस तरह से अर्जेंट नहीं है, गुजारा तो वो अब भी कर रहे हैं। तो वो हो सकता है वो 2 हफ्ते और गुजार लें, उसके बाद ले आएँ, 2 हफ्ते तक वो अपनी कोशिश करते रहें। इट्स नॉट दैट अर्जेंट। अब एक और स्किज़ोफ्रेनिक है, उसने जो है वो अपनी माँ के ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। और खुशकिस्मती थी कि मरीज़ का भाई उस वक्त किचन के बिल्कुल बाहर ही था, और उसने माँ की चीख सुनी और फौरी तौर पे आया और चाकू छीना। अब इसमें अर्जेंसी ज़्यादा हो गई है, तो अब इसमें जो क्लॉज होगी वो अर्जेंट एडमिशन होगी, उसको आप 9(3) के अंडर लेके आएंगे। समझ आया ना कि अर्जेंट, या एक बट पेशेंट द है। रिस्क, सर देखिए, लेकिन या पेशेंट की रिस्क जो है वो सेल्फ को भी तो अर्जेंसी ही है ना, कि खाना पीना छोड़ दिया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, बिल्कुल या बिल्कुल, वो रिस्क भी टू अर्जेंसी अदर्स। है, तो लेकिन दोनों में केसेस में है ना, किसी बिल्कुल को है। नुकसान पहुंचाए या खुद को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर पहले केस में थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर वो इतना खा पी रहा है कि उसका 2 हफ्ते और गुजारा चल सकता था, आप डिटेन उसको भी कर रहे हैं, तो आप या तो उसको 9(1) के तहत कर रहे हैं या 9(2) के तहत कर रहे हैं, उसमें भी आपकी बात सही है। और दैट्स वेयर साइकाइट्रिस्ट्स कैन डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि एक बंदा कहता है नहीं इसमें 9(2) करना है, एक कहता है 9(3), और पर्पस दोनों का ये है कि एडमिट करना है और उसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इख्तलाफ राय है वो पैदा हो सकता है, तो दैट्स फाइन। उसको भी आप अगर, और एनी एरर ऑन द सेफ साइड इज़ बेटर दैन एरर ऑन द अनसेफ साइड। तो अगर आपने एक सेफ साइड पे एरर की है और वो एरर नहीं भी है, आपने एक एक्शन लिया है सेफ साइड पे, दैट्स वेल एंड गुड, तो वेरी गुड, आप उसको भी अर्जेंट कहेंगे, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक मरीज़ है कि जी वो अभी उसमें साल से आवाज़ें आ रही हैं, अभी उसमें वो उसने ना ही खाना पीना छोड़ा है, ना ही कुछ और रिस्क पैदा हुए हैं, आप उसको कहते हैं कि जी दाखिल करना है, और आप उसको अगेंस्ट विल लेके आते हैं, अभी उसमें अर्जेंसी कोई नहीं नज़र आ रही, उसमें आप या तो 1 करेंगे या 2 करेंगे। अब उसमें अर्जेंसी पैदा होगी, खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो दैट्स 9(3). ठीक है। एक मरीज़ है जो कि जिसने BRB नहर या फिर जो लाहौर कैनाल है उसमें छलांग लगा दी है, या अपने आप को हैंग करने की कोशिश की है, वो एक अर्जेंट एडमिशन में आ जाएगा 9(3) में। इमरजेंसी होल्डिंग, इसकी मिसाल मैंने ऊपर दी थी। वो क्या मिसाल थी इमरजेंसी होल्डिंग, ये किस किस्म के मरीजों में होती है? नहीं पता तब भी अनम्यूट करके बता दें काइंडली। सर अभी आपकी वो इस वक्त नहीं रिकॉल हो रहा। अच्छा, इमरजेंसी होल्डिंग होती है ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट्स में। वो जो पहली मिसाल थी जिसमें आपने एक मरीज आपका वॉलंटरी था, एनी सच पर्सन ऑन विड्रॉल ऑफ हिज कंसेंट मे बी डिस्चार्ज्ड, ये नहीं है मस्ट बी डिस्चार्ज नहीं है, मे बी डिस्चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। एक मरीज़ कहता है कि जी मैंने जाना है, हफ्ते बाद उसने माइंड चेंज कर लिया है, तो आप उसको जाने देंगे, या तो आप उसको डिस्चार्ज और रिक्वेस्ट करेंगे, या आप उसको डामा करेंगे, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करेंगे। लेकिन वही मरीज़, उसको अभी बड़ी एक्टिव हेलुसिनेशंस आ रही, कमांड हेलुसिनेशंस आ रही हैं, और वो उसको रोज़ाना नौजुबिल्ला ख्वाब में बशारत होती है कि अपने बीवी बच्चों को ज़िबा कर दो, आप उसको नहीं जाने देंगे ना? ठीक है ना? तो यस बेशक अपने सर। आप, हाँ, अपने आप को बेशक आप अनम्यूट रखें, लेट्स लेट इट बी इंटरेक्टिव। ठीक है। तो अब जो है वो आपने उसको नहीं जाने देना, तो इसमें आप 9(4) यूज़ करेंगे ऑलरेडी एडमिटेड पेशेंट में, इमरजेंसी होल्डिंग। मरीज़ पहले से दाखिल था, वॉलंटरी था, अब मरीज़ जाना चाहता है, अब आपने उसको इमरजेंसी में होल्ड करना है कि नहीं,
आप नहीं जा सकते, तो अब आप उस पर 9(4) लगाएंगे। ठीक है, ये फ़र्क है 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) का। अब आगे वो ड्यूरेशन की बात करते हैं। द ड्यूरेशन फॉर ईच टाइप ऑफ डिटेंशन शैल बी एज फॉलोज। द पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर द पर्पजेस ऑफ असेसमेंट 28 डेज। जो पहले 28 डेज पे है वो 9(1) है, मेड अंडर दी सेक्शन 10। तो अब यहाँ पे हम अभी तो ये कह रहे थे कि 9(1), लेकिन अब उसको जो लॉ है उसने मज़ीद क्लियर किया है कि इसको हम 9(1) नहीं कहेंगे, बल्कि उसने सब डिवाइड कर दिया है, तो उसको सेक्शन 10 कहेंगे। ठीक है ना। तो जो सेक्शन 10 के तहत आया है एक मरीज़, उसको हम कहेंगे कि जी वो 28 डे तक आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। और द पीरियड ऑफ डिटेंशन फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रीटमेंट शैल बी अप टू 6 मंथ्स। तो अब जो और उसके लिए आता है सेक्शन 11। आप लोग अभी कर रहे हैं सेक्शन 10 या सेक्शन 11, ये चीज़ें लिखते हैं कि नहीं अभी तक फाइल्स में? सर नहीं लिखते। नहीं है ना, अभी तक उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 10 है इनवॉलंटरीली डिटेन्ड और फॉर असेसमेंट फॉर 28 डेज, दैट इज सेक्शन 10। ठीक है जी। और उसके बाद सेक्शन 11 जौन सा है ना, वो ये है कि जी फॉर 6 मंथ्स जिस मरीज को आपने इनवॉलंटरीली डिटेन किया। डिटेंशन हमेशा इनवॉलंटरी ही होती है, डिटेंशन इज नेवर काइंड ऑफ वॉलंटरी। तो डिटेन जब आपने कर लिया तो डैट मीन्स के इनवॉलंटरी है। तो आपने उसको दाखिल किया 6 मंथ्स के लिए एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट, दैट इज सेक्शन कौन सा होगा? 11। ठीक है, और रिन्यूएबल ऑन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेट सेक्शन। The period of detention for the purposes of urgent admission shall be of to 72 hours from the time of application अंडर सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 आता है जिसको हम 9C कह रहे हैं। जो 9C को जब फर्दर उसको एलेबोरेट करेंगे तो सेक्शन 12 बन जाएगा। तो सेक्शन 12 जो है, या 9(3) हम कह रहे थे अर्जेंट एडमिशन, यहाँ पे आके अब 9C हो गया, और यहाँ पे आके सेक्शन 12 हो गया कि जी अर्जेंट एडमिशन। अब जो मरीज़ जिसको आपने दाखिल किया है कि वो अपनी माँ को कत्ल करने लगा था, आपने पुलिस बुलाई और आपने उसको इमरजेंसी में ले आए और इमरजेंसी में ला के आपने बिठा दिया। अब वो किस सेक्शन के तहत आपने उसको A&E में ट्रीट कर रहे हैं? अभी वो वार्ड में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन आप उसको A&E में अगेंस्ट हिज विल ट्रीट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप उसको वार्ड में लाते हैं, उसकी विल मालूम करते हैं, लेकिन अभी तक वो आपने उसके ऊपर सेक्शन जो था 10 वो अभी अप्लाई नहीं किया। तो अब आप किस सेक्शन के तहत उसको ट्रीट कर इमरजेंसी रहे हैं? होल्डिंग। बताइए। इमरजेंसी होल्डिंग, ऑलरेडी नहीं नहीं एडमिटेड नहीं, पेशेंट। अर्जेंट अर्जेंट नहीं, एडमिशन, अर्जेंट एडमिशन। ओके सॉरी। ठीक है ना। अर्जेंट एडमिशन जो है ना, जो जिसके मैंने इमरजेंसी होल्डिंग वो होगा जो कि, हाँ ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो मरीज़ A&E में जो है ना, एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो मरीज़ दाखिल है, उस पर आप इमरजेंसी होल्डिंग नहीं लगाते। वार्ड में जो अच्छा दाखिल है उसके ऊपर आप इमरजेंसी होल्डिंग लगाते हैं। तो जो सर, A&E में अभी आया है उसको आप अर्जेंट एडमिशन में करेंगे, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? 72। बिल्कुल 72 आवर्स। अब मिसाल के तौर पे बेटा आप ऑन कॉल हैं इस वक्त ना सिम्स में, और एक मरीज़ आया है शाम के रात के 7 बजे आया है। अब अंडर द लॉ आपका जो अपना कंसल्टेंट है, या चले सैटरडे को आ गया है, अब संडे को कोई कंसल्टेंट नहीं है और आपने उसको एडमिट भी करना है, कोई वार्ड राउंड भी नहीं होना संडे को, तो आप उसको सेक्शन 12 के तहत जो है वो अर्जेंट एडमिशन उसका कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका कंसल्टेंट आएगा नेक्स्ट वर्किंग डे पे, तो या तो वो उसको सेक्शन 10 में कन्वर्ट कर देगा या सेक्शन 11 में कर देगा। ठीक है, अर्जेंट एडमिशन इज फॉर 72 आवर्स।
सर रिन्यूएबल अंडर प्रोविजन ऑफ सेट सेक्शन, इससे क्या मुराद है सर? कहाँ पे लिखा है? सर इसी से पहले था। हाँ, अ, सेक्शन 11 कैन बी रिन्यूड एवरी 6 मंथ्स। आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते एक इनवॉलंटरी पेशेंट को। जैसे ही 6 महीने पूरे हुए हैं आपके मरीज के सिम्स में, आपके पास कोई है ऐसा मरीज जिसने साल क़याम किया हो? कोई जहन में पड़ता है पिछले 3 सालों में ऐसा मरीज जो कि 6 महीने से ज़्यादा या साल से ज़्यादा रहा हो? सर गवर्नमेंट सेटअप में नहीं, लेकिन एक मैंने अदर देन दैट, जो कि मैं मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल। पेशेंट देखे हैं हम्म। हम्म। जो कि रहते हैं हाँ, पेशेंट नाम भी, विद 1 साल अस्पताल का से। नाम नहीं लेना, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में हाँ आपने जी, ऐसा देखा है? मैंने देखा है सर, 1.5 साल हो गया पेशेंट को। 1.5 साल हो गया, ठीक है ना? तो अब उसको, और उसके अगेंस्ट हिज विल, ऐसा ही है ना? अगेंस्ट हिज विल रखा हुआ है ना बिल्कुल उसका? सर, अगेंस्ट द हाँ। विल है। तो उसको आपको हर 6 महीने के बिल्कुल सर, बाद आप अगेंस्ट द उसका विल। सेक्शन 11 जो है वो आप रिन्यू करते हैं, विच इज, सबसे पहली जो क्लॉज आती है वो सेक्शन 9(2), और फिर सेक्शन 9 की जो क्लॉज बी है, और फिर यहाँ पे सेक्शन 11। तो आप उसका सेक्शन 11 जो है वो आप हर दफ़ा उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है ना? दैट्स व्हाट यू आर डूइंग प्रैक्टिकली। इसलिए आप, सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन ओवर हियर, कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, नॉन स्किज़ोफ्रेनिक है, और इतनी हाई रिस्क नहीं है कि वो कहीं कुछ नुकसान वगैरह करें, लेकिन उनकी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, और बाकी फॉर इंस्टेंस उनकी फैमिली कहीं बाहर रहती है, तो अगर वो बाहर जाएंगी तो वो फिर सड़कों पर अबैंडन्ड हो जाएंगी, बिल्कुल सिंस शी सही। डजंट हैव अ प्लेस टू लिव। तो शी इज ऑन ट्रीटमेंट करंटली, तो क्या फिर हम उन्हें रखेंगे या नहीं रखेंगे? आपकी अगर वो कोई पॉलिसी हाई क्या रिस्क है? नहीं है, लेकिन नहीं, पॉलिसी क्या है आपकी? कि रिलेटिव होना चाहिए या वो अकेला रहता नहीं है? नहीं नहीं, रिलेटिव अगर नहीं भी है फॉर इंस्टेंस, और पेशेंट कोई सुसाइडल या होमिसाइडल नहीं है, कोई हाई रिस्क पेशेंट नहीं है, और अगर बाहर जाएंगी तो उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो इंडोर की वो फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट तो उनका चल ही रहा है नॉर्मल स्किज़ोफ्रेनिया की लाइंस पे, तो फिर रखेंगे या नहीं रखेंगे? दिस नो एन देखें, इमरजेंसी। इसमें पेशेंट की कंसेंट का बहुत है। अगर पेशेंट वॉलंटरीली रह रहा है, आप कोशिश करेंगे कि इसके लिए कोई शेल्टर होम का, कोई ईदी होम का बंदोबस्त कर दें आने वाले दिनों में, ताकि उसे डिस्चार्ज किया जा सके। जब तक वो वॉलंटरली बैठी है या बैठा है, आप उसको बैठा रहने देंगे, और साथ साथ अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि रिस्क आपके पास है होमलेसनेस का, और इट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन द यूके एंड आयरलैंड। और इस वजह से हमें बहुत सारे मरीज़ों को अस्पताल में रखना पड़ता है कि वो, अगर हमने डिस्चार्ज कर दिया तो कहाँ जाएंगे। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि मरीज़ खुद कहता है कि जी मैंने डिस्चार्ज होना है, और वो खुद होमलेस होता है। अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है तो फिर आप उसको डिटेन कर लेते हैं, रिस्क ज़्यादा नहीं है तो फिर आप उसको जाने देते हैं। तो ये है इसमें, समझा है ना? राइट सर। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है जी कि जी तो सेक्शन 12 पे आपने अर्जेंट होल्डिंग कर दी है, और इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम ये पढ़ाऊँगा ना नेक्स्ट ईयर, तो इंशाल्लाह विल बी मच क्लियरर, क्योंकि मैं ख़ुद अभी बाहर काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ख़ुद ये चीज़ें नई हैं, लेकिन इट सीम्स वेरी फेमिलियर, क्योंकि यूके एंड आयरलैंड में हमारा ब्रेड एंड बटर यही है कि ये एग्जैक्टली सेम प्रिंसिपल्स पे, यूके वाले प्रिंसिपल्स पर ही इन्होंने बनाया, क्योंकि प्रोफेसर मुबशिर साहब ख़ुद यूके में काम करके गए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो बिल्कुल उन्होंने उसी की ट्रांसलेशन की और इंटरप्रिटेशन की, और उसकी उसी की बेसिस पे पाकिस्तान का बनाया। अब पीरियड ऑफ, अब आ जाते हैं जी कि इमरजेंसी होल्डिंग पावर पे। इमरजेंसी होल्डिंग पावर already in the hospital shall be up to 24 hours from the time of application made under the section 13। अब कोई भी डिटेंशन कंप्लीट करने के लिए आपका कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। पहले केस में जिसको आपने सैटरडे नाइट पे एडमिट किया, कोई कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं था, संडे को भी कोई कंसल्टेंट राउंड नहीं था, आपने ईडी के थ्रू एडमिट किया, आपने उसको सेक्शन 12 पे एडमिट कर लिया।
अब सेक्शन 13 पे ये हुआ है, जिसका हमने इमरजेंसी होल्डिंग पे किया है, कि आपको सैटरडे नाइट को एक बंदा कहता है या इवन मंडे नाइट को कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं रुकना। आप ड्यूटी एमओ हैं, आप ड्यूटी हाउस ऑफिसर हैं, यू हैव द इमरजेंसी होल्डिंग पावर। ये दो ऐसे सेक्शंस हैं। ये जो सेक्शन 1 और 2 या सेक्शन 10 और 11 है ना, ये सिर्फ कंसल्टेंट कर सकता है। तो सेक्शन 3 और 4, 9394, या फिर सेक्शन 12 और 13, ये कोई भी हाउस ऑफिसर या कोई भी एमओ कर सकता है। और इसका दौरानिया या तो 24 घंटे होगा या 72 घंटे होगा, क्योंकि ये एक जूनियर डॉक्टर कर रहा है। जो सीनियर डॉक्टर होगा वो 28 डेज और 6 मंथ्स के लिए कर सकता है। तो अब आपने जिस मरीज को रोकना है वो आपकी अपनी डिस्क्रेशन पे होगा। आपने उसको रोक लिया फॉर 24 आवर्स, 24 आवर होल्डिंग पावर। एक स्किज़ोफ्रेनिक जो कि डिस्चार्ज होना चाह रहा है, आपने उसको फौरी तौर पे सेक्शन 13 के तहत इमरजेंसी होल्डिंग करनी है उसकी, फॉर द पीरियड ऑफ इमरजेंसी होल्डिंग ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर आयरलैंड में होगा तो आयरलैंड में कहते हैं कि जी उसको साइकाट्रिक यूनिट के अंदर होना चाहिए 24 आवर होल्डिंग पावर के लिए। यूके में 72 आवर होल्डिंग पावर होती है, और उसके लिए कहते हैं कि जी वो हॉस्पिटल में कहीं भी हो, लेकिन विद इन द हॉस्पिटल हो, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत ही उसमें होती है। तो पाकिस्तान में भी यही है कि ऑलरेडी इन हॉस्पिटल है। अगर उसमें हॉस्पिटल का लफ्ज़ लिखा है, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। दैट मीन्स कि वो चाहे मेडिसिन वार्ड में है, सर्जरी में है, गायनी में है, डर्मा में है, कहीं भी है, आप उसको साइकाट्री के अंडर ट्रीटमेंट है, तो आप उसको इमरजेंसी होल्डिंग पावर लगा सकते हैं कि जी आप। लेकिन होनी साइकाट्रिक इलनेस चाहिए, डिलीरियम के लिए नहीं। बिल्कुल डिलीरियम के लिए नहीं मिसयूज़ करना है इसको, वरना यह कि आपको हर मरीज़ आपके पल्ले पड़ जाएगा फिर वो, कि जी हर मरीज़ को आप ही डिटेन करना शुरू कर देंगे। तो अगर कुछ साइकाट्रिक इमरजेंसी होती है और आप कॉल अटेंड कर रहे हैं, तो आप उसको ऑलरेडी इन द हॉस्पिटल को आप 24 आवर के लिए डिटेन करेंगे। अगले दिन आपका कंसल्टेंट आके उस कॉल को अटेंड करेगा, या उस मरीज़ को जो कि साइकाट्री में एडमिट है उसको या तो फिर वो सेक्शन 10 पे कर देगा या 11 पे कर देगा। ठीक है ना जी। ये है इमरजेंसी होल्डिंग पावर अंडर दी सेक्शन 13। तो इसका दौरानिया कितना होगा बताइए? 24 up to आवर्स। 24 hours। सही है, ठीक है। अब हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसकी जो तशरीह है कि जी सेक्शन 10, 11, 12, 13, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की मेरा नहीं ख्याल। हमने इसकी जो डिटेल्स हैं वो आगे बयान कर दी हैं। 10 में यही है कि जी पेशेंट को आपने एडमिट किया है अलाउड बाय सब सेक्शन 4 इन परसुएंस, और उसके बाद आपने उसको उसमें क्या कंडीशंस क्या हैं, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ अ नेचर और डिग्री। हाँ, अब ये सारी चीज़ें एक्चुअली तशरीह तलब हैं। ये सारा बिल्कुल यूके के मेंटल हेल्थ एक्ट का हूबहू तर्जुमा है। बिल्कुल वही बातें हैं। नेचर और डिग्री, ये मुझे बताएं कि यूके मेंटल हेल्थ में नेचर किसको कहते हैं। मैंने पहला 2017 की बात है, मैं तो आयरलैंड में ही उससे पहले काम करता था। 17 में मैं गया तो जाके मेरे नेचर एंड डिग्री पहला ट्राइब्यूनल मैंने प्रेजेंट किया, और मेरी कंसल्टेंट थी डॉक्टर गिब्सन, तो वो मेरे साथ बैठी थी मदद के लिए। अब मुझे नेचर और डिग्री के मतलब ही समझ ना आए, तो फिर मुझे डॉक्टर गिब्सन ने समझाया और भी दोस्तों ने समझाया कि नेचर ये होती है, डिग्री क्या होती है। आप लोगों को पता है नेचर और डिग्री का फ़र्क के नहीं? पर एक्सटेंट एक चीज की होना, दैट इज डिग्री, और नेचर के इस वक्त उसकी क्या करेक्टरिस्टिक या क्वालिटी है। मैं भी यही समझता था, लेकिन यूके, चूंकि यूके से ले रहे हैं तो ये मतलब भी यूके का ही रख रहे हैं। आयरलैंड में अल्हम्दुलिल्लाह ये नेचर और डिग्री के कंफ्यूजिंग टर्म्स यूज़ नहीं होती। बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, मिसलीडिंग टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन अब लीगल टर्म्स है यूके में, और बिल्कुल वही लीगल टर्म्स पाकिस्तान में भी आ गई। नेचर इज़
past psychiatric history, longitudinal history over the years. Degree is the mental state right now. Degree is the cross section. Nature is the longitude. समझ आया? तो अब एक दोबारा मरीज बताइए। है जो बार बार नॉन कंप्लाइंट हो जाता है, बार बार अपनी दवाइयां बंद कर देता है। इस वक्त उसके सिम्टम्स माइल्ड हैं, लेकिन आपको पता है कि इसने दवाइयां बंद करनी हैं और इसने फिर दोबारा से सुइसाइडल अटेम्प्ट करनी है या फिर घर में वक्ता डालना है। अभी इसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं। आप उसको किस तरह से कहेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर है? नेचर या डिग्री? डिग्री इज मेंटल स्टेट, नेचर इज पास्ट साइकाट्रिक हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस, कैनबिस यूज एंड सुइसाइडल अटेम्प्ट्स और अटेम्प्ट्स ऑफ हार्मिंग अदर्स। तो आप उसमें क्या क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, नेचर या डिग्री की? नेचर। नेचर, पास्ट साइकाट्रिक हिस्ट्री पे आप उसको एडमिट करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका वो नॉन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, आपके पास वो पिछले 10 साल से आ रहा है, आपको पता है। अच्छा, अब एक उसके बरक्स एक मरीज आया है जो कि फर्स्ट प्रेजेंटेशन है और उसको आपने सबसे पहले तो A&E में सेक्शन 12 पे आपने एडमिट किया था। अब आपने उसको सेक्शन 10 पे कन्वर्ट करना है। तो 12 पे आपने क्यों किया? कि वही मरीज जो अपनी माँ के ऊपर छुरी चला रहा था और उसको आवाज़ें आ रही थी कि ये तुम्हारी असली माँ नहीं है, इसको ख़त्म कर दो, फिर तुम अपनी असली माँ से मिल सकोगे। ये उसको आवाज़ें आ रही थी। तो अब ये उसको अभी भी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही हैं। इसको आप डिग्री पे डिटेन करेंगे या नेचर पे? 24 साल उम्र है, पहले कभी नहीं उसकी कोई साइकाइट्रिक प्रेजेंटेशन। फिर इंटेंसिटी पे या डिग्री पे? डिग्री पे, ठीक है ना? तो डिग्री इज मेंटल स्टेट, नेचर इज हिस्ट्री, प्रोलॉन्ग्ड पास्ट साइकाइट्रिक हिस्ट्री। That is the difference, ठीक है? He's suffering from mental disorder of a nature or degree which warrants detention of a patient in a psychiatric facility for assessment for at least a limited period. ये हमने कर लिया। He ought to be detained in the interests of patients own health और safety. अच्छा, ये बेटा ये बहुत एक अहम एक कॉन्सेप्ट हैं और मुझे आज मैं बड़ा पिटी कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं आए। चलें, मेरी ये कि इट इज़ देयर ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह ताला। और तो बेसिकली तो हम इसको तो अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, हेल्थ और सेफ्टी का है। तो यहाँ पे आयरलैंड में उसको जो है उसकी अपनी अलग क्लॉजेज हैं हेल्थ और सेफ्टी की। तो हेल्थ और सेफ्टी में क्या फ़र्क है, ये काइंडली बताइए। हाँ बताइए, हेल्थ और सेफ्टी में क्या फ़र्क होगा? सर आप बता दें। अच्छा चले बेटा, मैं बता देता हूँ। हेल्थ और सेफ्टी में ये फ़र्क होगा, एक मैंने मिसाल दी है कि एक मरीज़ है वो जो पहले एक रोटी खाता था, अब वो आधी रोटी खाता है। पहले वो रोज़ाना नहाता था, तो अब वो हाँ बहुत ही पंक्चुअल था नहाने में, अब वो हफ्ते में एक दफ़ा नहाता है, वो भी उसको कहना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया उसको हो गया है। तो उसमें रिस्क्स क्या होंगे? उसको कोई कमांड हेलुसिनेशंस नहीं है, कोई डेरोगेटरी हेलुसिनेशंस किसी हद तक हैं उसमें, लेकिन वो इस हद तक नहीं है कि वो अपने आप को मारे या किसी और को मारे या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें उसके रिस्क्स हेल्थ के होंगे या सेफ्टी के होंगे? उसकी हेल्थ कोई रिस्क है या उसकी और हेल्थ। किसी और की? हेल्थ। हेल्थ का है ना। तो ये हेल्थ रिस्क हैं कि बेसिकली कि उसका रिस्क ये है कि अगर हमने उसको जाने दिया, डिस्चार्ज किया, तो वो नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा और नॉन कंप्लाइंट वो पहले ही है। और अगर वो नॉन कंप्लाइंट हुआ, साउथ प्लीज क्लोज द डोर, साउथ क्लोज द डोर प्लीज। और और अगर उस नॉन कंप्लाइंट हो गया तो फिर उसमें जो है वो
नॉन कंप्लाइंट हो गया तो फिर उसका स्किज़ोफ्रेनिया वर्स हो जाएगा। और अगर वो जनवरी का मौसम है और वो अगर अपनी टेक केयर भी नहीं करता, वो रात रात को रज़ाई भी लेना छोड़ देता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, उसको कोविड भी हो सकता है। ये सारे हेल्थ रिस्क हैं, फिजिकल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ को कुछ हो सकता है। तो इसको आप डिटेन कर लेंगे, हालांकि ये सेफ्टी का रिस्क नहीं है। अब एक और दूसरा मरीज है, वो एक राह चलते हुए बंदे को कहता है कि ओ तू वही है ना जिसने मुझे जो है वो फलां वक्त में जो है वो उस पे मोंटगोमरी रोड पे तूने जो है मुझे मुझे असले से वो कोशिश की थी कि मुझे तुम डकैती की कोशिश की थी, तुम वही हो ना। किसी भी राह चलते हुए को कह देता है, या उसको कह देता है तुम वही हो ना जो जो गवर्नमेंट जॉब में मेरे साथ वो कर रहे हो, तुम ही सारा करवा रहे हो। उसको प्रोसिक्यूटरी डिल्यूजन्स आ रही हैं कि जी गवर्नमेंट जॉब में सारे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और एक राहगीर को वो रोकता है, एक मेडिकल रैप को वो रोकता है और कहता है तुम ही सारा कुछ करवा रहे हो। एक उसको डिल्यूजनल परसेप्शन होती है, उसको कुटना शुरू कर देता है। तो ये बंदा सेफ्टी रिस्क हुआ या हेल्थ रिस्क हुआ? सेफ्टी। सेफ्टी रिस्क हुआ ना। ठीक है, तो ये है हेल्थ और सेफ्टी का। हेल्थ सेफ्टी मीन्स रिस्क ऑफ हार्म टू सेल्फ और अदर्स। हेल्थ रिस्क के डिटीरियोरेशन ऑफ पर्सनस ओन फिजिकल हेल्थ और अदर पीपल्स और अदर पीपल्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अदर पीपल्स नहीं, बेसिकली ओन ओन फिजिकल हेल्थ और ओन मेंटल हेल्थ। और सेफ्टी में ओन सेफ्टी और अदर पीपल्स सेफ्टी, तो विद अ व्यू टू प्रोटेक्शन ऑफ अदर पर्सन्स। तो ये आपने देखनी होती हैं चीज़ें डिटेन करने से पहले, या तो उसकी नेचर हो या डिग्री हो, और है एंड डिग्री नहीं है। कितना इन्होंने आसान बनाया हुआ है हमारे लिए मेंटल हेल्थ एक्ट को, कि अगर उसकी पास्ट सिकाट्रिक हिस्ट्री बहुत एक्सटेंसिव है तब भी आप डिटेन कर सकते हैं। अगर पास्ट सिकाट्रिक हिस्ट्री नहीं है, इस वक्त मेंटल स्टेट बहुत जो है वो ख़तरनाक है, तो आप डिग्री पे उसको कर लें डिटेन। फिर हेल्थ रिस्क हैं, तो अगर वो बिल्कुल ही उसके बालों में जुएँ पड़ी हुई हैं तो आप हेल्थ रिस्क पे उसको डिटेन करेंगे। सेफ्टी रिस्क ये है कि वो अगर आपको पता है कि वो जाके तो अपने आप को खुदकुशी कर लेगा या किसी और को नुकसान पहुंचा देगा, या एम्बुलेंस के आगे आ जाएगा, या गाड़ी के आगे आ जाएगा, उसके रोड रोड सेफ्टी की उसको नहीं पता, वो एक्सीडेंट हो सकता है। एक बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसमें भी सेफ्टी रिस्क होगा कि वो खुद को भी हार्म, चाहे एक्सीडेंटली हार्म कर दे, वो सेफ्टी रिस्क होगा। और चाहे वो जानबूझ के करे, खुद को या दूसरे लोगों को। तो विद व्यू टू, और विद यहाँ पे ओन हेल्थ और सेफ्टी। पहली बात यह कि उसकी अपनी सेफ्टी, और विद व्यू टू प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट अदर पर्सन, या दूसरे लोगों की सेफ्टी। क्लियर? उसके बाद जो है वो यस सर। स्पेसिफाइंग दैट केयर एंड ट्रीटमेंट इन द कम्युनिटी और ऑन एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी बेसिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये सारे रिस्क हैं, हेल्थ का रिस्क भी है, सेफ्टी का रिस्क भी है, और नेचर भी है, डिग्री भी है, सब कुछ ही है। और मरीज को स्किज़ोफ्रेनिया है, मरीज अपनी माँ को, माँ पे छुरी चला के वो आया है। अब माँ उसके पास अस्पताल में शुरू में आ भी नहीं रही, उसके साथ उसकी या बहन बैठ रही है, या उसका भाई बैठ रहा है, या उसका बाप बैठ रहा है। माँ खौफजदा है कि मैंने अभी उसके पास नहीं जाना। तो लेकिन वो कहता है कि जी मैंने एडमिट होना है, मैं ठीक है, मैं साइन भी कर देता है। अदरवाइज ये कि वो वर्बल कंसेंट दे देता है। अब आप उसको सेक्शन 2 सेक्शन 10 पे डालेंगे, या उसको आप जो है वो या उसको आप इनफॉर्मल वॉलंटरी बेसिस पे एडमिट करेंगे? बताइए। आप उसको, ऐसे बंदे को जो जिसको आपने इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस पे किया है, वो आप उसको इस इनफॉर्मल पे ही कोशिश करेंगे पहले। अगर वो कहता है कि मैंने दाखिल होना है तो आपको सेक्शन 10 की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इनकार करता है
तब आपने सेक्शन 10 पे उसको एडमिट करना है. स्पेसिफाइंग दैट केयर एंड ट्रीटमेंट इन द कम्युनिटी और ऑन एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी बेसिस इज नॉट पॉसिबल. उसके बाद सेक्शन 10(3) आ जाता है कि जी एन एप्लीकेशन for admission for assessment shall be founded on written recommendations in form of two medical practitioners, one of whom should be an MO, medical officer, और अदर शुड बी अ साइकाइट्रिस्ट. यानी पहला मेडिकल ऑफिसर होगा. मेडिकल ऑफिसर के पीछे टर्मिनोलॉजी में जाएं, डेफिनेशंस में जाएं. इसीलिए हमने पहले डेफिनेशंस की थी कि मेडिकल ऑफिसर मींस के जो जिस बंदे ने पहले कहा है, जो बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है वो मेडिकल ऑफिसर होगा. तो एक मेडिकल ऑफिसर हो सकता है उसमें हाउस ऑफिसर भी आ जाएं, लेकिन जनरली ही इज एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. पहली एप्लीकेशन वो फिल करेगा रिटर्न में, रिकमेंडेशन में. वो एक रिटर्न रिकमेंडेशन देगा कि जी आई सर्टिफाई के इस बंदे को ज़रूरत है. और दूसरा फिर जौन सा होगा वो, अच्छा वो मेडिकल ऑफिसर वो जीपी भी हो सकता है. नहीं, बेसिकली मेडिकल ऑफिसर में जो डेफिनेशन में हमने देखा था वो ये कि कोई भी गवर्नमेंट में काम करता हुआ मेडिकल ऑफिसर होगा. वो कोई मिसाल के तौर पे प्रिजन का भी मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, और कोई भी किसी भी बेसिक हेल्थ यूनिट का हो सकता है. कोई भी एमओ हो जो कहीं भी काम करता हो, ज़रूरी नहीं है कि साइकाइट्री का एमओ हो. एनी मेडिकल ऑफिसर, वो पार्ट 1 इसका फिल करेगा. दूसरा जो सा है वो साइकाइट्रिस्ट खुद फिल करेगा. लेकिन अगर साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है तो मेडिकल प्रैक्टिशनर विद एक्सपीरियंस इन साइकाइट्री इंक्लूडिंग इन ईच स्टेटमेंट इन दैट ओपिनियन ऑफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कंडीशन सेट आउट इन द सब सेक्शन. तो या तो फिर जो दूसरी उसकी क्लॉज है, दूसरा पार्ट है, दूसरी रिकमेंडेशन वो एक साइकाइट्रिस्ट फिल करके देगा, या कोई भी साइकाइट्रिक ट्रेनी जो सीनियर होगा वो फिल कर सकता है. एंड अबव आर कंप्लाइड विद. फिर उसके बाद कहते हैं कि जी नंबर 4 पे 12(4) पे कि जी patient admitted to a psychiatric facility in pursuance of an application for admission for an assessment may be detained for 28 days beginning with the day on which application was made. जब पहले एप्लीकेशन जब आपकी शुरू हुई है वहीं से आपका 28 डेज का क्लॉक शुरू हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद आप 28 डेज से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप उसको सेक्शन 11 पे कन्वर्ट कर दें. ठीक है जी. सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन, और उसके लिए आपको सेक्शन 11 की पूरी आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा उसके 28 डेज से बढ़ाने के लिए अंडर दिस प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. नंबर 5 पे वेयर अ साइकाइट्रिस्ट डीम्स, यानी डीम्स का मतलब कंसिडर्स इट फिट, he may discharge the patient from detention and advise the patient to continue treatment on a voluntary basis. अब 28 डेज जिसके पूरे हो गए हैं, आप डायरेक्टली आप उसको सेक्शन 11 पे कन्वर्ट करेंगे या पहले कुछ और कोशिश करेंगे? पहले देखेंगे कि पेशेंट की कंडीशन जो है पहले से इम्प्रूव्ड है या नहीं है. बिल्कुल सही है. अगर वो वॉलंटरली से एग्री कर जाते हैं तो फिर नहीं करेंगे. बिल्कुल ऐसा है. ठीक है. तो सेक्शन 11 पे कन्वर्ट करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि उसको वॉलंटरी कर दें, कि वो वॉलंटरली वो एग्री कर जाए. लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रहे कि वो ऐसा ना हो कि वो अपना बिल्कुल ही अगले दिन ही माइंड चेंज कर ले. पेशेंट का आपको पता हो कुछ ना कुछ कि ये वॉलंटरी कह रहा है, इसमें वाकई इतनी इम्प्रूवमेंट है, इसको डिटेंशन की इन केस अगर ये अपना डिस्चार्ज ले लेता है तो इसमें कोई हमें ज़्यादा मसला तो नहीं होगा. ऐसे मरीज़ को आप वॉलंटरी बना देंगे जिसका आपको पता है कि सच बोलता है. और अगर एक वो मकर कर रहा है तो फिर ऐसे मरीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि 28 डेज़ के बाद मकर करते हैं. वो कहते हैं हम वॉलंटरी रहेंगे, हमें वॉलंटरी बना दो, तो दूसरे तीसरे दिन भाग जाते हैं. तो ऐसे मरीज़ों पर फिर आपको सेक्शन 12
सेक्शन 11 लगाना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी पहली कोशिश होगी कि आप उसको वॉलंटरी कर दें. पेशेंट, हिज रिलेटिव और guardian shall have the right of filing only one appeal against the order of detention under this section to a court of protection within a period of 14 days from the day on which the application was made. अब आयरलैंड में जो है ना वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली 21 डे के अंदर अंदर एक ट्राइब्यूनल बैठना ही बैठना है. यूके में ये होता है कि आप अपील दायर करते हैं ट्राइब्यूनल को. पाकिस्तान में भी यही है, एग्जैक्टली द सेम एज यूके, कि 14 डेज के अंदर अंदर आप अपील दायर करेंगे ट्राइब्यूनल में, और गवर्नमेंट उस अपील में, यूके में तो गवर्नमेंट आपको वकील फराहम करती है, गवर्नमेंट वकील के अखराजात बर्दाश्त करती है. तो यहाँ पे अगर पंजाब गवर्नमेंट करे तो वेल एंड गुड. तो यहाँ पे विद इन 14 डेज आपको अपील का हक है और आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं. डिसीजन ऑफ द कोर्ट शैल बी फाइनल फॉर द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन. उसके बाद जो कोर्ट ने फाइनल कर दिया उसके बाद मजीद अपील नहीं दायर की जा सकती. यूके एंड आयरलैंड में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एक अपील और जा सकती है, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान में नहीं. एक दफ़ा जो कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ने एक डिसाइड कर दिया तो कर दिया, वो उस मरीज़ को रखना है तो रखना है, जाने देना है तो जाने देना है. फिर आपकी एज साइकाइट्रिस्ट, जिसको कहते हैं ना मेरा जिम्मा तोश पोश, फिर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, वो फिर कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और फिर उसके बाद एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट और एडमिशन फॉर अर्जेंसी इमरजेंसी होल्डिंग्स, ये अभी करना है या बाद में करना है, इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो कर लिया. अब इसकी जो अंदर निटी ग्रिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे नहीं पता, आपके एग्ज़ाम के लिए मेरा ख्याल है कि इम्पॉर्टेंट होती होगी. उसका आपने अभी करना है या नेक्स्ट वीक करना है? काइंडली अनम्यूट करके बता दें. सर अगर आप करवा सकते हैं अभी थोड़ा सा तो कवर करा दें, अगर ठीक अप है, टू यू सर. ठीक है, ठीक है. मेरा ख्याल है कि हम अगर इसको जो है ना वो 14 तक आज कर लें, फिर उसके बाद आगे फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये अभी हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना ठीक वो है. होती है स्टैट्यूटरी लॉ. वेरी गुड, आपने भी यही कहा कि सर अभी ठीक है, दैट मीन्स के यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो दैट्स वेरी गुड. तो अब हमने एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट है. अब जो हमने अगला बंदा जो हमने उसको सेक्शन 10 से 11 पे कर दिया है. तो पेशेंट में बी एडमिटेड टू साइकाइट्रिक फैसिलिटी डिटेन देयर फॉर अ पीरियड ऑफ अलाउड. अब तो पहले तो सेक्शन 10 पे था ना 28 डेज के लिए, या तो आपने नॉन पेशेंट था उसको आपने पहले ही 11 पे एडमिट किया है, या फिर उसको आपने पहले 10 पे एडमिट किया हुआ था, अब आपने उसको 11 पे कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि वो वॉलंटरली नहीं रहना चाह रहा था. सिम्टम्स उसके अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, रिस्क उसके बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ के रिस्क भी हैं, सेफ्टी के रिस्क भी हैं, और नेचर में भी रिस्क हैं और डिग्री में भी रिस्क हैं उसके. तो आपने उसको जो है वो एडमिट कर लिया है फॉर अबाउट 6 months. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर एडमिशन ऑफ ट्रीटमेंट में बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, सिवियर मेंटल इम्पेयरमेंट, सिवियर पीडी. अब चूंकि यहाँ पे पहले था कि जी आपने सिर्फ हेल्थ और सेफ्टी की बात कर रहे थे, अब आपका डायग्नोसिस बन चुका है. अब आपने पहले यहाँ पे तो कहा था ना मेंटल डिसऑर्डर की बात की थी. आप ज़्यादा, एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है और मैं अपने आप को म्यूट करता हूँ थोड़ी देर के लिए.
सॉरी जी, अब आवाज़ आ रही होगी मेरी आपको? यस सर। अच्छा, तो अब ये बिल्कुल जिस तरह ना, अब ये सारी और ये इस सारी सिचुएशन में अल्लाह ताला ही आपको बचाता है, और अल्लाह ताला बचाता रहे, स्पेशली इन दीज कंट्रीज़ जहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्ट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है। अब जो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, दैट इज़ समवेयर इन द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो वहाँ से अभी फ़ोन आया कि जी इस तरह कोई बंदा है जो जो जिसने अल्कोहल पी के बहुत सुइसाइडल हो गया था। अब उसका अल्कोहल उसकी जो है वो कम हुई है, अब वो सुइसाइडल फील नहीं कर रहा। तो अब वो मना कर रहा है कि आप मेरे बाप से भी, बहन भाई से भी नहीं कांटेक्ट कर सकते, माँ भी उसकी फौत हो चुकी है, और लेकिन उसका नशा उतर चुका है। वो कहता है कि जी, उसको कहते हैं कि जी हम आपको जो है वो मेंटल हेल्थ की सर्विस की अपॉइंटमेंट देते हैं आउट पेशेंट्स में। वो आउट पेशेंट्स में भी नहीं आना चाह रहा। तो अब उसका क्या करेंगे हम? तो अगर तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इन दैट केस हमें उसको डिटेन करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि उसने अल्कोहल के अंडर इंटॉक्सिकेट होके उसने अटेम्प्ट की थी, या जो भी उसको सुसाइडल आइडिएशंस थी, और अब वो नहीं है, और अब वो इंटॉक्सिकेटेड भी नहीं है, तो हम जाहिर है कि उसको फिर बेसिकली डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करना पड़ेगा। और हम उसको अपॉइंटमेंट भी सेंड कर देंगे आउट पेशेंट्स की, हम उसके जीपी को भी लिख देंगे, जीपी को एक ख़त लिख देंगे उसमें, क्योंकि यहाँ पे जीपी आपका प्राइमरी मेडिकल केयर प्रोवाइडर होता है। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो इस वक्त कह रहा होता कि जी मैं मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं और मैंने फिर जाके यही काम करना है, तो फिर मेरी एडवाइस होती नर्स को कि इसको हर हाल में डिटेन करो। और यूके में इसमें काफ़ी ज़्यादा सर, हम साइड ऑफ कॉशन पे हम रहते हैं। सर, बताइए। अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल यही पेशेंट है मिस्टर एक्स वाई जी, और हमें नजर आया कि उन्होंने प्रीवियसली बिंज ड्रिंकिंग की और इंटॉक्सिकेट होके आ गए, और हम नोट करते हैं कि जी इनके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं या इनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट ही विल डू दैट अगेन, नॉट नाउ। तो फिर अगर वो बाद में सुसाइड कर लेते हैं या फिर नुकसान पहुंचा के मर जाते हैं, तो फिर कैन ही सू द सिस्टम? क्या वो उसके ऐसा लिए फिर बहुत कौन होता रिस्पॉन्सिबल है, है? ऐसा अक्सर होता तो है। फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? बिल्कुल, वो खुद या डॉक्टर? ये बहुत ही तकलीफ दह बात होती है, और यूके और आयरलैंड दोनों में ये अलमिया है कि फिर अक्सर साइकाइट्रिस्ट इज़ टू बी ब्लेम्ड, विच शुड नॉट बी द केस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, और फिर साइकाइट्रिस्ट को पूरा कॉर्नर्स कोर्ट में जाना पड़ता है। अल्लाह ताला मुझे बचाए आज ऐसी किस सिचुएशन, अल्लाह ताला सब मेरे कॉलीग्स को भी बचाए, अल्लाह करे कि ये मरीज़ जाके दोबारा अल्कोहल ना पिए। बेसिकली अगर ड्रंक होके करता है तो उसमें भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आती है कि उसने पहले ड्रिंक किया और फिर अपने आप को इस काबिल बनाया। लेकिन अगर उसको डिल्यूजन्स आ रही हैं और हम फिर भी उसको जाने तो देते सर, हैं। सेव कैसे करेंगे आप अपने आप को? यू डोंट नो कि नेक्स्ट मोमेंट उसका मेंटल स्टेट क्या हो, या कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ देखें, जाए या कुछ अगर ऐसा। तो उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, तो अगर उसका एक्यूट क्राइसिस ओवर हो गया है, तो शॉर्ट ही इज सेफ इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आप किसी भी की भी गारंटी नहीं दे सकते, स्पेशली पर्सनालिटी डिसऑर्डर की आप लॉन्ग टर्म में गारंटी नहीं दे सकते। तो शॉर्ट टर्म में वो सेफ इनफ है, तो आप उसको जाने देते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो कोई रिस्क नहीं नज़र आ रहे। अब वो कह रहा है कि जी मैंने शराब भी नहीं पीनी, सुइसाइडल आइडियाज़ भी नहीं हैं, और जो उसकी सुसाइडलिटी थी वो प्योरली इंटॉक्सिकेशन के अंडर थी। तो अब उसमें शॉर्ट टर्म में हमें कोई रिस्क नहीं नज़र आ रहा, तो हम जाने शॉर्ट टर्म रिस्क हम देखेंगे, हम उसको जाने देंगे। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म रिस्क ज़्यादा है तो हम उसको डिटेन करेंगे। लॉन्ग टर्म में हमने कोशिश अपनी पूरी की कि वह हमें अपने बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ बात करने दे। वो इज़ नॉट अलाउइंग अस। हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने पूरी कोशिश की। अब भी वो कह रहा था कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए आउटडोर की। मैंने फिर भी नर्स से कहा, और नर्स की अपनी भी यही थी राय कि हम उसको अपॉइंटमेंट एनी वे भेजेंगे, वो आए या ना आए। क्योंकि अगर नहीं आता तो फिर बॉल उसकी कोर्ट में चली जाती है।
तो ये साढ़े थोड़ी सी रिस्की सिचुएशन हो जाती है मेडिको लीगल, स्पेशली यूके और आयरलैंड में। और यूके में तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो सख्ती होती है, और आयरलैंड में भी किसी हद तक होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें जो है ना, टेक्निकलिटीज़, और इसीलिए ये हम आज का मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ रहे हैं, ताकि हम इन टेक्निकलिटीज़ का पता हो कि जब मुल्क में एक हकीकी तब्दीली आए और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएं, तो फिर उसके बाद ये है कि आपको पता हो कि वेयर वेयर यू स्टैंड और आपने करना क्या है। और अगर आप लोगों को ये एक्ट हम आज पढ़ा देते हैं और आप लोग इस पोजीशन में आते हैं कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आपकी अच्छी ग्रिप होगी। जिस तरह मुबशिर साहब मरहूम, जिन्होंने ये एक्ट डिवाइस किया होगा, उन लोगों की बहुत अच्छी ग्रिप थी। उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ये कि अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो एनीवे हम लोग अब आ जाते हैं एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट की। तो उसमें 6 मंथ्स के लिए करना है। सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, सिवियर मेंटल इम्पेयरमेंट मीन्स, मेंटल इम्पेयरमेंट मीन्स ईदर डिमेंशिया और लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को भी आप ट्रीट कर सकते हैं अंडर द एक्ट, लेकिन अंडर अगर वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो तो उसको पुलिस के पास भेजें, फिर उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। इल्ला ये कि पुलिस वापस आपके पास भेज दे और कोई स्किज़ोफ्रेनिया साथ हो तो फिर आप ट्रीट करेंगे, वरना नहीं। मेंटल, लेकिन अगर सिवियर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आप उसको सेक्शन 11 पे ट्रीट कर सकते हैं, यूके में भी और पाकिस्तान में भी। आयरलैंड में नहीं कर सकते। आयरलैंड में आपको साथ कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी बनानी पड़ेगी, फिर आप करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट। मेंटल इम्पेयरमेंट एंड इज मेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ अ नेचर ऑफ डिग्री which makes it appropriate for him to receive medical treatment। अब यहाँ पे असेसमेंट पे जोर था, यहाँ पे अब ट्रीटमेंट पे जोर है, ठीक है जी। इन द साइकाट्रिक फैसिलिटी इट्स नेसेसरी फॉर द हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द पेशेंट और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर पर्सनस, हेल्थ सेफ्टी प्रोटेक्शन वही सारी। और अगली जो क्लॉज आती है ना, वो ये है कि इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अनलेस ही इज एडमिटेड अंडर दिस सेक्शन। तो ऐसा है कि आप आउटडोर में ट्रीट नहीं कर सकते, तब आपने जो है वो सेक्शन 11 पे अपने 6 महीने के लिए एडमिट करना है। मेरी नज़र से सेक्शन 10 में ये चीज़ नहीं गुजरी कि आप आउटडोर पे ट्रीट ना कर सकें तो फिर आप उसको एडमिट करें। यहाँ पे ये है कि आप आउट पेशेंट्स में ट्रीट नहीं कर सकते, सेक्शन 11 में ये हमें नज़र आ रहा है, तो फिर आप उसको सर एडमिट करते हैं। जी बताइए। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी कि जी। अगर कोई बॉर्डरलाइन या कोई अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर कोई क्राइम करे तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है या फिर साइकोलॉजिकल हेल्प ऑफर की जाती है, लेकिन अगर कोई एंटी सोशल करे है तो वो भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना, उन्हें फिर क्यों पुलिस में भेजा जाता है? इसलिए कि एंटी सोशल, देखें बॉर्डर लाइन में जो होता है ना, इट्स लाइक अ मेंटल इलनेस, लेकिन वो करेक्टराइज होती है अनफॉर्चुनेटली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में, क्योंकि वो ब्रोकन लोग होते हैं। वो आम तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ख़ुद को हार्म करते हैं। तो ख़ुद को हार्म करना और दूसरों को हार्म करना जो है, इट्स बोथ आर इवल्स, लेकिन सेल्फ हार्म इज़ लेसर ऑफ द टू इवल्स। अगर आप किसी को हार्म करते हैं तो आपने जो है वो किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अगर आपने ख़ुद को एक हार्म किया है, नॉन लीथल किया है, तो आप ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दैट इज़ लेसर ऑफ द टू हार्म्स और टू इवल्स। लेकिन आप उसको फिर ट्रीट करेंगे उस बंदे को कि वो क्यों इतना ब्रोकन है कि वो अपने आप को हार्म करना चाहता है। और एक बंदा जिसमें एम्पैथी ही नहीं है, सिंपैथी है ही नहीं, और वो आदि मुजरिम है, तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा एज एन आदि मुजरिम। और जो आदि मुजरिम होगा उसको आप खामखा अस्पताल में नहीं डालेंगे,
इला ये कि वो डिल्यूजन की वजह से या कमांड हेलुसिनेशंस की वजह से, डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल की वजह से जुर्म कर रहा है, तब आप उसको ट्रीट करेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं बस मेरी मर्ज़ी, मैं अडल्ट हूँ, मैंने मेरे साथ बचपन में बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, अब मैं डाके डालूँगा और मैं चोरियाँ करूँगा और मैं फ्रॉड करूँगा लोगों के साथ, तो वो तो एक आदि मुजरिम है। उसके लिए आप उसको मेंटल उसमें यहाँ पे रख के आप उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। उसकी जो ट्रीटमेंट होगी वो जेल में ही होगी। उसको देखे ना, आगे जो है उसका फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। तो फ़ायदा आपका उसका कोई नहीं होगा उसको हॉस्पिटल में डालने का। बॉर्डर लाइन को अगर आप हॉस्पिटल में डालते हैं तो उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे जो हम क्लॉज पढ़ते हैं ना उसमें ये है, अगली क्लॉज है उसमें आपके एंटी सोशल रूल आउट हो जाएगा। सो लेट्स गो अहेड कि जी इट्स नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ और प्रोटेक्शन ऑफ ही शुड बी रिसीव सच ट्रीटमेंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड अनलेस ही इज एडमिटेड अंडर दिस सेक्शन। तो पहली बात तो ये है कि एंटी सोशल को आप जितना मर्जी एंटी साइकोटिक दे दें, लिथियम दे दें, वो सुधरने के नहीं। ओनली थिंग जो उनको सुधार सकती है वो ये कि जेल में उनको डाला जाए और उनके साथ कोई इस्लाही लेक्चर्स किए जाएं और उनको कुछ समझाया जाए जेल के अंदर, वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। अदरवाइज़ ये कि हॉस्पिटल में उनके लिए बेस्ट जगह नहीं है। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल में एक और क्लॉज होती है कि हॉस्पिटल आना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो ये कि आउटडोर में आप ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि अगर आप आउटडोर में नहीं ट्रीट कर सकते तो आप हॉस्पिटल में ले आते हैं, उसका कुछ फ़ायदा भी होगा कि नहीं होगा। बॉर्डर लाइन केसेस में यस फ़ायदा होगा, स्किज़ोफ्रेनिया में फ़ायदा होगा, डिप्रेशन में, ओसीडी में फ़ायदा होगा, एंटी सोशल में कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब फ़ायदा ही कोई नहीं है तो फिर आप उसको जेल में भेजेंगे ऐसे बंदे को। इल्ला यह कि उसमें अगर स्किज़ोफ्रेनिया आ रहा है तो फिर उसका फ़ायदा होगा, तब आप उसको लाएंगे। Any applications for admission shall be founded on the written recommendations on the prescribed of two medical officers. यानी एक कंसल्टेंट होगा अप्रूव्ड साइकाइट्रिस्ट और एक वैसे ही कोई मेडिकल ऑफिसर होगा। ठीक है, इन ईच केस स्टेटमेंट दैट इन ओपिनियन ऑफ सच मेडिकल ऑफिसर्स द कंडीशन सेट आउट इन सब सेक्शन। यानी दो मेडिकल ऑफिसर्स ने कह दिया है ना, इन रिटर्न एक दरख्वास्त लिख के दे दी है, एक एमओ है और एक साइकाइट्रिस्ट है, तो बंदा डिटेन हो सकता है सेक्शन 11 पे। सेक्शन 12 में क्या था कि एक एमओ होगा और एक साइकाइट्रिस्ट होगा, लेकिन उसमें कोई सीनियर साइकाइट्रिक ट्रेनी, सीनियर रजिस्ट्रार हो या एक बहुत ही सीनियर मेडिकल ऑफिसर हो साइकाइट्री का, तो वो भी कर सकता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक अप्रूव्ड साइकाइट्रिस्ट होगा और एक एमओ होगा, including in each case a statement that in the option of such medical officers the subsections are compiled with each recommendation में ये बताएंगे कि जी ये हमारे पास ग्राउंड्स हैं और ये हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसमें और सबसेक्शन में, और ये हमारे पास उसको ग्राउंड्स हैं ट्रीट करने की, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान है और इसका हमारे पास फ़ायदा होगा। एंटी सोशल में आपके पास इस तरह की कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब यह कि स्टेटमेंट फॉर रीज़न रिलेट्स टू कंडीशंस सेट आउट इन क्लॉज और मेथड्स ऑफ डीलिंग आर अवेलेबल। मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द पेशेंट्स आर अवेलेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। उसके बाद पेशेंट एडमिटेड टू साइकाट्रिक फैसिलिटी इन परसुएंस ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन मे बी डिटेन्ड इन साइकाट्रिक फैसिलिटी फॉर पीरियड ऑफ 6 months। ठीक है जी, अलाउड बाय क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 9। अब यहाँ पे यही मैं कह रहा था कि सेक्शन 9B जो है ये सेक्शन 11 बन जाता है आगे जाके, 9(2) कह लें या 9B कह लें। द पीरियड ऑफ डिटेंशन इज़ नो मोर देन 6 months। तो ये यहाँ पे अब आके उसी को बता रहे हैं कि जी ये 9B के तहत या 9(2) के तहत जो है ये सेक्शन जो है वो बन जाता है जी, सेक्शन 11 बन जाएगा और आप इसको 6 months के तहत के अंदर ट्रीट कर सकते हैं। अ पेशेंट एडमिटेड टू a psychiatric facility
Clause 9B shall not be so detained or kept any longer period unless the authority. अब आपको 6 महीने के बाद उसको सेक्शन 11 को रिन्यू करना पड़ेगा उसको मजीद रखने के लिए, ठीक है जी। और द अथॉरिटी ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पेशेंट मे, अनलेस द पेशेंट हैज प्रीवियसली बीन डिस्चार्ज और बीन रिन्यूड maximum 6 months referred to in subsection above, or for a further period of 6 months. अब ये रिन्यूअल की क्लॉज है कि जी आपने जिसको 6 मंथ्स के लिए आपने एडमिट कर दिया, अब आप उसको मजीद 6 मंथ्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 11(4)(a। ये उसकी रिन्यूअल की क्लॉज है। उसमें आपको सारा वही पेपर वर्क करना पड़ेगा, एक एमओ लिख के देगा दरखास्त, और एक जो है वो आपका कंसल्टेंट दरखास्त लिख के देगा, और आपकी डिटेंशन मुकम्मल हो जाएगी। From the expiration of any period of renewal under the clause A above for a period of 1 year. अब आगे कह रहे हैं कि जी रिन्यूअल 6 मंथ्स भी पूरा हो गया है, 6 मंथ्स की डिटेंशन हुई थी वो भी पूरी हो गई है, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 year। अब आपने मजीद 1 साल के लिए आप उसको डिटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले रिन्यूअल होगा 6 मंथ्स के लिए, दूसरा रिन्यूअल जो है वो 1 year के लिए आप कर सकते हैं, तीसरा भी 1 year। अगर आपका एक पेशेंट है फाउंटेन हाउस में ठहरा हुआ है या पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ठहरा हुआ है, तो आप उसकी हर साल रिन्यू करते जाएंगे उसका सेक्शन, और उसको आप इस तरह से रख सकते हैं। द पेशेंट इज रिलेटिव और गार्डियन मे फाइल एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 11(5) पे वो अपील दायर कर सकता है कि जी मुझे आपने 4 साल से बंद किया हुआ है, तो वो जब भी रिन्यू करेंगे तो वो हर रिन्यूअल पे एक अपील दायर कर सकता है। प्रोवाइडेड द ओनली वन अपील शैल लाई ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ ईच पीरियड ऑफ डिटेंशन। हर साल में एक अपील वो दायर कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म पेशेंट है, और हर साल जो ट्राइब्यूनल है, कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, वो अपील सुनेगी, वो बताएगी कि जी डिटेंशन सही है या इसको जाने देना है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी एडमिशन। ये तो हमारे मेन सेक्शंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट के सेक्शन दो, एक असेसमेंट का और शॉर्ट ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट का सेक्शन जो भी असेसमेंट का है ना, सेक्शन 10, उसमें आप सारी ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। इसका सिर्फ नाम असेसमेंट है, ट्रीटमेंट है आपने सारी देनी है, लेकिन चूंकि आपका फाइनल डायग्नोसिस अभी नहीं बना तो आप प्रोविजनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके बाद महीने के बाद जो आप दे रहे हैं वो एक फाइनल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट में भी द सेम, ठीक है। उसके बाद है कि जी एडमिशन फॉर असेसमेंट इन द केसेस ऑफ अर्जेंसी। एक बंदा जिसको आप लेके आए हैं, और एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर असेसमेंट में बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेशेंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रोविजन। अर्जेंट एप्लीकेशन रिलेटिव ने दी है, ठीक है। अब या फिर मेडिकल ऑफिसर अप्लाई कर सकता है 72 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद है कि जी एवरी सच एप्लीकेशन शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इट्स ऑफ अर्जेंट नेसेसिटी फॉर द पेशेंट टू बी एडमिटेड। जो 72 आवर्स की, फर्स्ट 72 आवर्स की डिटेंशन है ना, वो आप सेक्शन 12 के अंडर भी कर सकते हैं। एंड डिटेन्ड अंडर दिस सेक्शन and that compliance with the provisions relating to an application under section 11 would involve undesirable delay। क्योंकि सेक्शन 11 में अगर आप सेक्शन 11 नहीं करते, आप हफ्ते को एक मरीज आया सैटरडे नाइट को, आप कहते हैं नहीं हम सेक्शन 10 या 11 पे एडमिट करना है, और आपके पास 2 एमओज नहीं है अभी, एक सीनियर साइकाट्रिक एमओ और एक आम एमओ एमरजेंसी में काम करता हुआ, आपके पास एक ही है। अगर तो 2 हैं, अगर आप खुद सीनियर रजिस्ट्रार उस वक्त बैठा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ साइकाट्री में, तो फिर तो ठीक है, आप सेक्शन 10 कर लेंगे। सेक्शन 11 में आपको वैसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। अगर नहीं है तो फिर आप सेक्शन 12 उस पर लगाएंगे, उसको 72 आवर्स के लिए डिटेन करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं करते तो वो वॉलंटरी रहेगा, उतनी देर वो भाग जाएगा। तो उस जब तक कंसल्टेंट नहीं आता उन 72 आवर्स के लिए आपने उसको डिटेन करना है। अर्जेंट एप्लीकेशन शैल बी सफिशिएंट इन फर्स्ट इंस्टेंस
found on the medical recommendation of an approved psychiatrist uh, or his nominated medical officer. Nominated medical officer जो on call डॉक्टर है उसने अगर कर दिया है तो काफ़ी है. If practical, the nominated medical officer shall not be the same medical officer referred to in the sub clause 1 above. यानी इसमें दो मुख्तलिफ मेडिकल ऑफिसर्स हों तो वो ज़्यादा बेहतर है. और अर्जेंट एप्लीकेशन शैल सीज टू हैव इफेक्ट 72 आवर्स. 72 आवर्स में उसका ख़त्म हो जाएगा डिटेंशन. उसके बाद या आप सेक्शन 10 लगाएंगे या सेक्शन 11 लगाएंगे. सेकंड मेडिकल रिकमेंडेशन required by section 11 above is given and received by the psychiatrist in charge of the facility within the said of 72 hours. Such recommendation and the recommendation referred to in sub clause above together comply with all the requirements as contained in section 17. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. असल आपके कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसके तहत आप ट्रीट कर सकते हैं 28 डेज और 6 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए. नेम दो सेक्शंस प्लीज, बताइए. सेक्शन 11 जी 10 में जी बिल्कुल 10 और 11. ठीक है, और और 10 में भी सर. बिल्कुल 10 और 11. ठीक है, और 12 जो हैं ये शॉर्ट टर्म के सेक्शंस हैं. 12 बाहर के मरीजों के लिए है और 13 जो है 12 और 13 जो है ये अंदर के मरीजों के लिए हैं जो कि पहले दाखिल हो चुके हैं. 13 भी हम पढ़ लेते हैं कि इफ इन द केस ऑफ तो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो है ना सेक्शन 10 और 11 ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. उसके बाद आपको 12 और 13 ये आपकी होल्डिंग पावर्स हैं मेडिकल ऑफिसर्स की. So, if in the case of a patient who is receiving treatment for mental disorder as an inpatient in a psychiatric facility who wishes or attempts to leave and it appears to be a medical officer, that the patient is suffering from mental disorder to such a degree that it is necessary to hold him for him to be prevented. It's not practicable to secure the immediate attendance of a psychiatrist in charge or is nominated MO for the practice of furnishing a medical recommendation. यानी आपने उसको उतनी देर के लिए रोकना है जब तक आपको उसको सेक्शन 10 या सेक्शन 11 पे उसको फर्दर डिटेंशन ना कर सकें. उतनी देर 24 आवर्स है तो आप उसको 24 आवर्स के लिए रोक लेंगे. सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू सिक्योर द इमीडिएट अटेंडेंस ऑफ द साइकाइट्रिस्ट, तो फिर आप उसको रोक लेंगे. द मेडिकल ऑफिसर शैल रिकॉर्ड दैट fact in writing and in that the evidence of that the patient may be detained in the hospital for a period of 24 hours from the time. तो वो आप टाइम उसका रिकॉर्ड करेंगे कि जी इट इज़ 8 to फॉर एग्जांपल 27th of December 8:20 PM और फिर आप वहाँ से आपके उसके 24 आवर्स शुरू हो जाएंगे और 28 दिसंबर से पहले पहले आपको साइकाइट्रिस्ट को कॉल करना पड़ेगा, कंसल्टेंट को कॉल करना पड़ेगा कि वो उसको सेक्शन 10 या 11 पे कन्वर्ट करे. तो अगर वो सैटरडे नाइट को किया है तो तब कंसल्टेंट को संडे को जाना पड़ेगा. जिस तरह आज मैं ऑन कॉल हूँ, मेरा एक पेशेंट सिक्लूजन में था, अब हो सकता है वो अब भी सिक्लूजन में हो, जिसको कहते हैं आइसोलेशन में, या जिसको आप लोग वो कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में, उसको एक रिस्ट्रेन किया हुआ है. उसको जाके मुझे देखना पड़ेगा कि जी वो उसको मज़ीद सिक्लूजन की ज़रूरत है कि नहीं है. तो यहाँ पे आपको कंसल्टेंट को बुलाना पड़ेगा एमरजेंसी होल्डिंग पावर में 24 घंटे के अंदर अंदर. अगर तो वीकडे है तो बस, तो फिर तो ठीक है ना, अगले दिन तो सारे कंसल्टेंट्स ने आना ही है. अगर नहीं है तो आपको संडे को बुलाना पड़ेगा कंसल्टेंट को. और the fact is recorded or until the arrival of a psychiatrist or his nominated medical officer. जैसे साइकाइट्रिस्ट आएगा कंसल्टेंट उसको या तो 10 या 11 में कन्वर्ट कर देगा, मोस्ट लाइकली 11 में, जो हमारा लॉ बता रहा है कि इसको 11 में सेक्शन 11 में कन्वर्ट किया जाए. सेक्शन 12 से डायरेक्ट सेक्शन 11 में जाएं बनिस्बत के सेक्शन 10 में जाएं.
तो इट्स अ प्रोविज़न, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको 6 मंथ्स के लिए डिटेन करें इफ़ यू कैन। तो ये हो गया जी 13 में। और ये तो उसमें 12 में 11 लिखा हुआ था, और यहाँ पे जो है वो 10 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। अगर आपका डायग्नोस्ड केस है तो फिर आप उसको 11 पे करें, अगर आप डायग्नोसिस वगैरह कंप्लीट नहीं है अभी तक तो 10 पे करेंगे। एमरजेंसी पावर्स 14 15। अब ये सारी जो है ना, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको जल्दी जल्दी कर लें नेक्स्ट टाइम। ठीक है, उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 पेजेस आज हमारे हो गए हैं। इंशाल्लाह सेक्शन 14 से नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? सर आई वांट टू आस्क कि अगर थोड़ा सा भी किसी पेशेंट का रिस्क हो, कि जैसे आई हैव अ फीलिंग कि ये पेशेंट हाई रिस्क आगे चल के हो सकते हैं, करंट मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन पे नहीं है, तो क्या हमें हर पेशेंट को फिर डिटेन कर लेना चाहिए या ऑर्डर्स दे देने चाहिए ताकि हम खुद सेफ रहें, वो ऑल्दो कि पेशेंट के लिए शॉर्ट टर्म इनकन्वीनियंस हो? देखें, अगर हम हर मरीज को इस तरह डिटेन करना शुरू कर दें लॉन्ग टर्म रिस्क की बेसिस पे, तो आपका वार्ड तो भर जाएगा, फिर आप किसी को भी डिस्चार्ज नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने हमेशा शॉर्ट टर्म रिस्क देखना है। लॉन्ग टर्म में, ओके। हाँ, यूके में एक नई क्लॉज आई है, और वो है डिस्चार्ज अंडर कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर। वो बहुत क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक जो होते हैं उनको 99% ऑफ टाइम्स उनको डेपो पे रखा जाता है, डेपो इंजेक्शन देते हैं, उनको कंडीशनल डिस्चार्ज किया जाता है, एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3 इन द यूके। और ये बिल्कुल एक नई चीज़ है जो 2007 में आई है। अगर प्रोफेसर मुबशर साहब ये इस वक्त बाद में भी, यानी ये एक्ट बाद में बना होता तो हो सकता है कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर का भी इसमें क्लॉज शामिल कर देते। तो वो एक सेक्शन 11 की एक एक्सटेंशन हो सकती है, जिसके तहत आप मरीज़ को कम्युनिटी में पाबंद कर देते हैं कि उसने डेपो लगवाने के लिए लाजमी आना है। अगर वो नहीं आएगा तो आप उसका जो एक कंडीशनल लीव है उसको आप कैंसिल करके तो आप उसको फौरी तौर पे वापस ले आएंगे हॉस्पिटल में। तो इस तरह से कुछ ना कुछ किया जा सकता है कम्युनिटी ट्रीटमेंट ऑर्डर। लेकिन हर मरीज को लॉन्ग टर्म रिस्क पर आप एडमिट नहीं कर सकते। जैसे ही उसका मेंटल स्टेट स्टेबल होता है और उसके शॉर्ट टर्म रिस्क इन द नेक्स्ट कमिंग 2 to 4 वीक्स, अगर उसके कोई आपको रिस्क नज़र नहीं आ रहे, दे आर लो, एब्सोल्युटली नो रिस्क तो नहीं आप कह सकते, लेकिन अगर लो हैं नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स में, तो आप फिर उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर वो जाना चाहता है तो। और बाज़ औक़ात आपको डिस्चार्ज करना भी पड़ता है, अदरवाइज़ हॉस्पिटल डिपेंडेंस हो जाती है। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप हर मरीज़ को जो है वो लॉन्ग टर्म रखना शुरू कर दें, या सिर्फ इसलिए कि जी लॉन्ग टर्म रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिसका शॉर्ट टर्म में भी रिस्क होगा उसको आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो उसमें 2 साल हो जाए, साल की एक्सटेंशन हो, फिर साल की एक्सटेंशन हो सेक्शन 11 की, फिर साल की एक्सटेंशन हो, वो आपको देते रहना पड़ेगा। फाउंटेन हाउस में अगर एक क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिक है, उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिस्क हैं, उसको फिर आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म रिस्क की बेसिस पे आप दूसरे मेजर्स तो लेते हैं, लेकिन आप हर दफ़ा उसको डिटेन नहीं करते। अदरवाइज़ आपके फिर बाकी मरीज सफ़र करेंगे जो शॉर्ट टर्म रिस्क के लिए आएंगे, उनके लिए बेड कहाँ से लाएंगे ना। दैट्स द प्रॉब्लम। सही। ठीक है जी। राइट सर। तो जी इंशाल्लाह, सर, थैंक यू। यू वेलकम नेक्स्ट संडे सेम टाइम इंशाल्लाह। और आगे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 12 13 14 थे जो कि 10 11 और 12 और 13 थे जो कि हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह विल कैरी ऑन इंशाल्लाह, और उसको कोशिश करेंगे अब जल्दी ख़त्म करें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।